मेरा हमेशा से फेथ है लॉन्ग फॉर्म में, क्योंकि एक आदमी 40 साल 50 साल एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को परसू कर रहा है, उसकी जर्नी को आप 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, मैं कहता हूँ आधा घंटा में कैसे समेट सकते हैं। 15वें मिनट पर वो अपनी उम्र के कोई 15 साल के आसपास पहुंचा होता है। एक आदमी जो 100 साल को पहुंचने को आया, जाहिर है कि उसके साथ ये दिक्कतें होंगी कि वो ऊंचा भी सुनेगा, आपके सवालों को प्रोसेस करके उसका ठीक ठीक जवाब, इसके लिए वो बना नहीं है, मतलब आपके इंटरव्यू को कामयाब करने के लिए नहीं बैठा हुआ है वो। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे वो पेन लें, वो इन्वेस्टमेंट करें। टेलीविजन के जो हमारे फेलो प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने इंटरव्यूइंग को एक दर्जा नीचे गिराया, मैं कहूँगा, और इसका जो कोर पर्पस है उसको डिफीट किया। जिन्होंने अपने चैनल के मैंडेट को, अपने मालिकों के इंटरेस्ट को, खुद अपने पेटी इंटरेस्ट को अपने गेस्ट के मुंह में डालने की कोशिश की और ट्रिविलाइजिंग, सेंसेशनलाइजिंग एक कंटेंट बनाया, जिससे वो डिस्क्रेडिट हुआ। इरफान साहब, जब लग रहा था कि सोशल मीडिया में, एंटरटेनमेंट की दुनिया में और सब जगह ज़बान का मसला बन गया है, ज़बान ख़राब हो गई है, बात करने के अंदाज़ में शाइस्तगी चली गई है और लोग बहुत सख्त अंदाज़ अपना चुके हैं। ऐसे में आप मंज़र आम पर गुफ्तगू लेके आ जाते हैं और एक ठंडक की तरह, एक ठंडे फाहे की तरह आपका प्रोग्राम शुरू होता है गुफ्तगू। आपको कभी एप्रीहेंशन था कि ये लॉन्ग फॉर्म और बहुत आहिस्ता से, आराम से, पुरसुकून तरीके से बात करना लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? सबसे पहले तो शीबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा कि हम लोग आपस में इस वक्त बैठकर कुछ ये गुफ्तगू कर पा रहे हैं। जहाँ तक सवाल, जहाँ से आपने शुरू किया है, वो एक दिलचस्प सवाल है, और मैं भी अब अगर मुड़कर देखता हूँ तो उसमें कौन सी चीज़ है जो मुझे एक हौसला, ताकत, एक सहारा देती है। कोई चीज़ आप अपनी ज़िद से शुरू करें। ज़िद का मतलब, आप एक नौकरी कर रहे हों, आपको एक काम दे दिया जाए, तो आपके पास ये चॉइस होती है कि आप चाहें तो आधे घंटे का एक शो बनाकर ऑफिस को जमा कर दें और आपकी सैलरी जस्टिफाई हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी काम को करते हुए उसमें अपना एक कोई पर्सनल टच देना चाहते हैं, और तब तो और भी कि जब आप ज़माने को देख रहे हों और एक दौर आपकी नज़रों से खुद गुज़रा हो, और उस दौर से आप खुद लुत्फ़अंदोज़ हुए हों, खुद आप एनरिच हुए हों इन मेनी टर्म्स, तो आपको लगता है कि इतना सब कुछ तो आपने लिया अपनी अपने होश संभालने के बाद, और ज़िंदगी के सफ़र पर निकलने तक आपने इतना कुछ तो लिया। अब तो लौटाने का भी तो वक़्त है। जो कुछ आपने अपने बड़ों से सीखा, आपने जो भी एक्सपर्टीज़ हासिल की, वो तो कोई आपको रेशम के कीड़े तो हैं नहीं कि आपने अपने अंदर से रेशम पैदा किया। आपके ऊपर ये सारे बाहर के असरात हैं जो आपको आप बनाते हैं। तो ये सवाल ज़हन में आता है कि ये कहकर कोई नहीं निकल सकता कि आजकल ऐसा होता है। आजकल ऐसा होता होगा, लेकिन फिर आपका रोल क्या है? क्या आप अ, हवा के साथ ही बहना चाहेंगे? तो जब ये बात आई, ये इस शो का जब कॉन्सेप्ट आया, तब उसके साथ ये भी था कि जब ये अगर बातें होंगी तो ज़ाहिर है बातें किसी ज़बान में होंगी, और एक ज़बान वो है जो मुझे अपने सोसाइटी से, अपनी फैमिली से और अपने एफ़र्ट से, जिसको मैंने अपनाया। आपके इर्द-गिर्द बहुत तरह के एक्सप्रेशन की इडियम्स और लैंग्वेजेज़ होती हैं, और तरीक़ा होता है कहने का, लेकिन आप अपनी पसंद का कुछ चुनते हैं, या आप उसमें से वो चुन लेते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो जब मैं ये देखूँगा कि मेरे पैमाने पर चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, जो एक्सपेक्टेशंस मेरी हैं वो हो रही हैं कि नहीं, अगर नहीं हो रही हैं तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसको करूँ। तब
ये समझिए कि चूँकि मेरी पैदाइश एक ऐसी जगह पर हुई, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक मिनी हिंदुस्तान की तरह है, एक इंडस्ट्रियल कॉलोनी। और इंडस्ट्रियल कॉलोनीज़ में जो भी पैदा हुए बच्चे हैं, उनके साथ ये एक ख़ास बात है कि वो अपने साथ एक ख़ास तरह की टोनैलिटी, एक ख़ास तरह की कल्चरल आइडेंटिटी, एक ख़ास तरह की, मतलब उसमें वैसा स्टीरियोटाइपिंग उसको करना मुश्किल है। यानी आप अपने ऊपर इतनी तरह के असर पड़ने देते हैं और उसमें से आप एक ख़ास इंसान बनकर उभर कर सामने आते हैं। खुद हमारे टेलीविज़न के जो हमारे फेलो प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने इंटरव्यूइंग को एक दर्जा नीचे गिराया, मैं कहूँगा। अ, और इसका जो कोर पर्पस है उसको डिफीट किया। उसमें ये सब लोग, मैं कहूँगा, हमारे साथी, पार्टनर्स इन क्राइम कहे जाएंगे, जिन्होंने अपने चैनल के मैंडेट को, अपने मालिकों के इंटरेस्ट को, खुद अपने पेटी इंटरेस्ट को अपने गेस्ट के मुंह में डालने की कोशिश की और कॉन्वर्सेशन को एक ट्रिविलाइजिंग, सेंसेशनलाइजिंग एक कंटेंट बनाया, जिससे वो डिस्क्रेडिट हुआ। बड़ी तादाद में लोगों ने इंटरव्यूज़ में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। और तब ये भी है हुआ कि जो बड़े मीडिया हाउसेस थे, उनमें भी इस तरह के शोज़ थे, लेकिन इस एक शो की ज़रूरत है, ये बात शो शुरू होने के 6 महीने के अंदर जो फीडबैक्स आने लगे, उससे मुझे बहुत भरोसा मिला। वो क्या भरोसा मिला और वो क्या फीडबैक्स आ रहे थे, इसके बारे में शायद अगले सवाल के जवाब में हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे। जी, तो मुझे ये पूछना है, जब गुफ्तगू आपने शुरू किया तब स्मार्टफ़ोन सबके हाथ में नहीं था, यानी कि यूट्यूब को के ज़रिए तो नहीं। तो राज्यसभा टीवी पर क्या इतना लंबा शो सिंगल गो में देखने वालों को की तादाद इतनी थी कि आपको इतना अच्छा फ़ीडबैक मिला? हाँ, वैसे ये कह सकते हैं आप कि यूट्यूब आ गया था और पहली बार कोई पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ये तय कर रहा था कि हमारे सैटेलाइट पर जो प्रोग्राम जाएगा, वो अगले ही घंटे या अगले ही मिनट वो यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप अपने यहाँ भारत में देखें, तो दूरदर्शन सबसे बड़ा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर रहा। फिर उसके बाद अ, लोकसभा टीवी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर रहा, फिर राज्यसभा टीवी। ये तो आप जानती हैं कि राज्यसभा टीवी का लोकसभा टीवी के साथ कोई रिश्ता नहीं था, जी। उसका दूरदर्शन के साथ कोई रिश्ता नहीं था, मिनिस्ट्री आईएनबी प्रसार भारती के साथ भी कोई रिश्ता नहीं था। इस तरह से ये 3 मेजर प्लेयर्स पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स थे। लेकिन इनमें से 2 जिनके नाम मैंने पहले लिए, दूरदर्शन और लोकसभा टीवी, उनके पास यूट्यूब को लेकर ऐसी क्लियर कट पॉलिसी नहीं थी कि यूट्यूब पर कंटेंट फ़ौरन अपलोड किया जाएगा, जो आज भी नहीं होता है। मैं कहूँगा लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी मर्ज होने के बाद तो चूँकि राज्यसभा वाली पॉलिसी वहाँ चलती है, तो कह सकते हैं कि वहाँ हो रहा होगा। मुझे अभी मैं अपडेटेड नहीं हूँ कि लोकसभा टीवी के प्रोग्राम क्या बन रहे हैं, क्या वो यूट्यूब पर आ रहे हैं कि नहीं। लेकिन दूरदर्शन में तो आज भी बहुत सा कंटेंट है जो साइमल्टेनियसली सैटेलाइट के साथ-साथ यूट्यूब पर नहीं नहीं जाता। आता। और अब यूज़र बिहेवियर ऑलमोस्ट बदल गया इन बीते 10-15 बरसों में। जैसे ख़ास तौर पर चाहे वो अ, इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी हो या वीडियो ऑन डिमांड हो या ओटीटी बाद में, अब यूज़र इसका मोहताज नहीं है कि आप कहें कि रात को 8:30 बजे शो आएगा और वो 8:30 बजे रिमोट लेकर बैठ जाएँ। अभी सभी लोग, जितने जो भी कंटेंट जनरेटर्स हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं, वो सब लोग साइमल्टेनियसली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना कंटेंट ऑफर कर रहे हैं और लोग अपनी सहूलत के हिसाब से उसे बैक एंड फोर्थ जाकर देख रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, सेव प्लेलिस्ट बना कर रख रहे हैं। यूज़र बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया। शुरू में ये ज़रूर हुआ कि चूंकि मेरे पास स्लॉट आधे घंटे का ही था। ये किस सन की बात है जब आपने गुफ्तगू शुरू की? हाँ, जब ये राज्यसभा टीवी शुरू हुआ 2011,
जब राज्यसभा टीवी शुरू हुआ तभी गुफ्तगू एंटिटी तभी से शुरू हुई। उससे पहले मैं लॉन्ग फॉर्म कर रहा था, अलग-अलग दूसरे चैनल्स पे कर रहा था। जैसे कि मन्ना डे के साथ मैंने जो इंटरव्यू किया, बहुत लंबा 2 ढाई घंटे लंबा इंटरव्यू है, वो दूरदर्शन के लिए किया था और वो शायद 2004-5 की बात है, या उससे पहले जो भी बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ किया हो, पंडित वीजी जोग के साथ किया हो। ये जो भी किए वो डिजिटल एज से पहले की बातें हैं। हालाँकि लॉन्ग फॉर्म तब भी मेरा हमेशा से उसमें फ़ेथ है लॉन्ग फॉर्म में, क्योंकि एक आदमी 40 साल, 50 साल एक पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन को परस्यू कर रहा है। उसकी जर्नी को आप 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, मैं कहता हूँ आधा घंटा में कैसे समेट सकते हैं? अभी तो वो कहानी शुरू ही हुई होती है, करीब समझिए 15वें मिनट पर वो अपनी उम्र के कोई 15 साल के आसपास पहुंचा होता है, अगर आप प्रोसेसेस को समझना चाहें तो, जिसे कहते हैं कि सचमुच समझना चाहें। अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन इनकर करना चाहें तो वो एक अलग बात है कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपने कुछ जिसे कहते हैं कि भेड़ में से यहाँ से ऊन वहाँ से ऊन काट करके निकाल लिया। उसमें कोई डॉट्स कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी आप अपने व्यूअर को नहीं देते। जबकि एक लंबी कहानी जो प्रोसेसेस को एस्टैब्लिश करे, जो क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इस बात को समझने में मदद करे किसी की, वो होगी लंबी बातचीत के ज़रिए ही होगी। तो मैं वही बता रहा था कि शुरू में आधे घंटे वाले स्लॉट में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि कई ऐसे भी गेस्ट हैं जो इस तरह अपनी बातचीत रखते हैं जिनमें वो एक रिले की तरह होता है कि आप अगर उसमें कहीं पंक्चुएशन ढूंढना चाहें तो नहीं मिलेगा। एक कहानी दूसरी कहानी के साथ, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ इस तरह इंटरवोवन होता है कि आपके पास काट कर उसे 28-29 मिनट में प्रोड्यूस करना मुश्किल काम होता है। फिर वो बहुत उसमें मेजर जर्क्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ व्यूइंग भी, और इन टर्म्स ऑफ कंटेंट जंप भी बहुत आते हैं। तो फिर हम लोगों ने ये तय किया कि एक बेशक ऐसा कटा-पिटा सा एक प्रोग्राम तो हम एयर पर डाल दें, मतलब टेलीकास्ट बैंड पे वही आधे घंटे का, और जो अनएडिटेड पूरा प्रोग्राम है वो हम यूट्यूब पे डाल दें। अब ये जो अनएडिटेड है, लोग पूछते हैं कि कोई शो आपका 1.5 घंटे का, कोई 2 घंटे का, कोई ढाई घंटे का, ये इतना वैरी क्यों करता है? तो उसका सीधा जवाब ये है कि जो हमारे सामने गेस्ट बैठा हुआ उसके पास कितना वक्त है और कितना मवाद है उसके पास, कितना आर्टिकुलेशन भी कितना है। हो सकता है कि कोई एक बहुत सीज़न्ड प्रैक्टिशनर अपनी बातों को उस ढंग से आर्टिकुलेट ना कर सके, उसके पास वो भाषा ना हो अपनी बात को कहने के लिए। तो एज़ अ होस्ट आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप इस बात की रिस्पेक्ट करें। कोशिश करें कि कितनी दूर तक आप उससे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये तो आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन आप इस तरह उसको एम्बैरेसिंग सिचुएशन में ना डालें कि वो ऐसा बरामद हो कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद वो चुप हो जा रहा है। तो व्यूअर को भी लगेगा कि आपका गेस्ट जो है वो कहीं फ़ेल हो रहा है। तो ये उसकी कमज़ोरी की लाज रखना भी एज़ अ होस्ट हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ख़ैर, आपका जो सवाल था कि यूट्यूब पर इसी वजह से ये जो एडिटेड वर्ज़न है, ये बहुत सैटिस्फाइंग नहीं था, और बाद में फिर हमारे जो ऑडियंस भी यूट्यूब पर ही जाकर देखने लगे। और फिर मुझे ऐसे बच्चे भी मिलते थे, पता चला कि आईटी प्रोफ़ेशनल्स हैं, या कोई अ, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ और हायर स्टडीज़ के लिए आए हुए हैं। तो जब भी वो मिलेंगे, सर हम लोगों ने ये 5 लोग हम लोग साथ में रहते हैं, और अलग-अलग सबके वीकली ऑफ हैं, तो हम लोग डाउनलोड करके रखे हुए हैं। इस हफ्ते हम लोग वीकेंड में एक साथ बैठ के 4 एपिसोड, 5 एपिसोड वो करके देखेंगे। तो वही मैं सोच कहता हूँ, मुझसे लोग कहते हैं कि यूट्यूब पर जो भी कंटेंट है वो कई बार, अगर यूट्यूब मान लीजिए किसी वजह से डाउन हो जाए या पॉलिसी बदल दे और सारा कंटेंट कहाँ है? हमने कहा हमारे पास तो फ़ौज है जो उसको रिपॉजिटरी बना के रखे हुए हैं। किसी न किसी के पास इस पूरे लेंथ एंड ब्रेड्थ में जो कंट्री है, वो फिर डायस्पोरा में, सबके पास कहीं न कहीं एक फ़ोल्डर है जिसमें उनके पसंद के गुफ्तगू एपिसोड्स डाउनलोड करके, रिस्टोर करके रखे हुए हैं। आपने डायस्पोरा का ज़िक्र किया।
मैं इस पर बाद में आती, लेकिन अब कह देती हूँ। मेरी एक दोस्त हैं और वो बहुत पसंद करती हैं गुफ्तगू के सभी पिछला भी देख रही हैं, और इट इज़ लाइक फॉर हर कि किसी के घर में दाखिल होना और उनके घर में बैठ कर के उनके साथ बात और उस दुनिया का हिस्सा हो जाना, उस पूरे उनके सिस्टम का हिस्सा हो जाना। तो ये उनको उनकी जो अमेरिकन रियलिटी है या जो नॉन इंडियन रियलिटी, उससे निकाल कर के हिंदुस्तान के किसी घर में ले जाता है। तो ये तो जो आपकी दोस्त हैं वो अगर इस वक्त देख रही हैं इस शो को, तो उनको मैं हम दोनों मिलके उनको सलाम भेजते हैं और उनका नाम उम्मीद सीमा है। सीमा। तो सीमा, उम्मीद है कि आपने इस जिक्र को यहाँ सुनकर खुश हो रही होंगी कि वो हमारे फैमिली का हिस्सा हैं। जी। जी, जी, जी। बहुत पसंद करती हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो हिंदुस्तान से जुड़े रहना चाहते हैं, तो उनके लिए यही तरीक़े हैं। आपने बीच में कहा कि कहीं हमारा मेहमान एम्बैरेस ना हो जाए आधे घंटे में, और ये बहुत बड़ा मसला है आज के कॉर्पोरेट टेलीविज़न के साथ में, कि वो ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला कह क्या रहा है, और वो इतना कर्टली उसको उनको कट शॉर्ट कर देंगे या डिस्कनेक्ट कर हो जाएँगे कि बाद में ये एहसास होता है कि इन्होंने अगर खुद अपना देखा होगा प्रोग्राम तो कितना एम्बैरेस हुए होंगे। तो ये जो एक ख़ास तरह का की रविश है, स्पीड के साथ 1 मिनट में 100 खबरें, या ये जो जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ, इसने पूरे कल्चर को ऐसा बनाया है कि हर हर जुमला आपका, जो आपको 5 सेकंड मिले, वो पंच लाइन होनी चाहिए। उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट डालें, और इम्पैक्ट की वजह से अब भाषा का स्तर बहुत गिर गया है। आपको क्या लगता है कि ये जो कॉर्पोरेट मीडिया का जो न्यूज़ का कल्चर है ख़ासकर, उसने जो टॉक शोज़ हैं, उस उसके लिए एक नया माहौल पैदा किया है कि लोग अब उसको बंद कर चुके हैं? मैं बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जो न्यूज़ नहीं देखते अब टीवी पर, और वो यही सारी चीज़ें कंज़्यूम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ जो बदहाली थी उसने इसको स्ट्रेंथन किया है कि लोग वापस आना चाहते हैं पुरसुकून तरीक़े से, अच्छी ज़बान में और बिना शोर-शराबे और मुकाबलेबाज़ी के देखना चाहते हैं। सही कह रही हैं आप। देखिए, मुझे तो ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मैं अगर यूट्यूब के अपने डीप एनालिटिक्स में जाऊं, जब राज्यसभा टीवी के एडमिन का कंट्रोल मेरे पास था यूट्यूब का, तो मैं अक्सर कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार ये देखा करता था कि किस तरह के लोग इस शो को कंज्यूम कर रहे हैं। एक बात जो कह दी जाती है कि इट्स एन ओल्ड वर्ल्ड चार्म। मुझे ये बात थोड़ी सी मुझे ये इसमें एक वॉयलेंट, एक क्रूअल कॉम्प्लीमेंट की तरह मैं इसे देखता हूँ। मैं कभी इसे लेता नहीं हूँ। इट इज़ नॉट अ ओल्ड वर्ल्ड चार्म। इट्स अ वेरी वेरी न्यू थिंग। और इसमें जो एज ग्रुप के लोग इसको देख रहे हैं, आपको हैरान होगा कि 8 साल 10 साल तक के बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देखते हैं। क्योंकि वही बात कि ख़ास तौर पर गैजेट्स के आने के बाद बच्चों को बोलने का, जिसे कहते हैं एलोक्यूशन, उसकी प्रैक्टिस ख़त्म हो गई कि आप शब्दों को वाक्यों में बनाकर एक ख़ास अंदाज में आप कम्युनिकेट करने के लिए पेश करें। ये प्रैक्टिस ही ख़त्म हो गई। लोग ज़्यादातर वक्त चुप हैं, अपने घरों में चुप हैं, अपने अपने गैजेट्स में घुसे हुए हैं। कोई किसी से बात नहीं करता। और जो गैजेट फ्री जो ज़माना था जिसमें बातें ही एक दूसरे से जोड़ा करती थी, वो ख़त्म हो गया। तो ऐसे में ये एक ख़ास तौर पर देखिएगा, मार्केटिंग वालों का ये कुछ एक ज़बरदस्ती का की ज़िद या नोशन है, मैंने पाया है कॉरपोरेट में, चाहे वो कॉरपोरेट रेडियो हो या कॉरपोरेट टेलीविज़न हो। उसमें कोई है ऐसी अदृश्य शक्ति जो ये कहती है कि सब कुछ बड़ा फास्ट फास्ट होना चाहिए। मसलन के रेडियो प्रेजेंटेशन में भी, एफएम में अगर आप देखिएगा, एफएम रेडियो ही बाद में हम लोगों के यहाँ जो कन्वेंशनल रेडियो था उसकी लाइन को अ, छोटा करते हुए एक नया रेडियो एफएम नाम से जब से शुरू हुआ था, तब से ये माना जाता था कि वहाँ पर सब लोग बहुत तेज़ बोलेंगे। तेज़ बोलने के लिए यहाँ तक सुना गया, मतलब सब लोग जानते हैं कि ख़ास तरह की ड्रग्स और ख़ास तरह की दवाइयाँ भी आती हैं जो आपकी ज़बान पर एक कंट्रोल, आपके ब्रेन और आपके टंग के साथ कोऑर्डिनेशन को रिकैलिब्रेट कर देती हैं, जिससे आप जल्दी जल्दी बोल सकें।
एक्चुअली अगर आप देखिए हम लोगों के यहाँ जो कम्युनिकेशन का एक जिसे कहते हैं कि स्टैंडर्ड स्पीड है, और ये एक स्टडी से ही पाया गया है कि हम लोग अगर जो मतलब इंडियन सोसाइटी जिस तरह की भी वो है, उसके ऊपर कॉलोनियल हैंगओवर्स हैं, उसके ऊपर अपने फ्यूडल पास्ट की छायाएं हैं, शिक्षा आधी अधूरी है, स्वास्थ्य की भी उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, बच्चे और माएँ जच्चा खाने से ही मेल न्यूट्रिशन का शिकार होती हैं, उसका उनके दिमागों पर असर पड़ता है बच्चों के, तो वो वैसी इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प करके प्रोसेस नहीं कर पाते जैसी शायद डेवलप्ड कंट्रीज़ में की जाती होंगी। तो एक 1 सेकंड में 3 शब्द जो बोले जाते हैं, वो एक एवरेज समझ में आने वाली एक स्पीड है। अब अगर इसी को हम 1 सेकंड में 5 या 6 शब्द बोलने की कोशिश करें, जो कि हम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप किसी हाई में जाकर किसी ड्रग्स या अ, किसी ऐसी चीज़ से जो आपकी ज़बान और आपके दिमाग के कैलिब्रेशन को एक वैसा बना दे एक जिससे कि आप, एड्रेनालिन रश जैसी कोई चीज़। और उस केस में आप अगर ऐसा करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका व्यूअर या आपका लिसनर आपकी मंशा को समझ भी सके। वो हैरान हो सकता है, वो परेशान हो सकता है, वो यहाँ तक कि इस आपका करिश्मा समझ सकता है और कहीं डिफीटेड फ़ील कर सकता है कि आप तो बहुत जल्दी बोल लेते हैं और हम नहीं बोल पाते। ये एसेस करने की ज़रूरत है कि जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जो ये चलन, चाहे वो टेलीविज़न में हो, चाहे वो रेडियो में, एक ख़ास तरह का सोनिक अ, एक 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 डिज़ीज़ की तरह, मतलब ये जो पूरा एक साउंड है, आप जाकर देखिए कॉर्पोरेट टेलीविज़न स्टूडियो के वर्क कल्चर को देखिए, वहाँ होने वाली आवाज़ों को देखिए, वहाँ न्यूज़ रूम में लगे हुए 1 दर्जन टीवी सेट्स को देखिए, उनमें से निकलने वाली एक बीमार करने वाली आवाज़ों को देखिए। आखिरकार आवाज़ का भी अपना एक थेरेपेटिक रोल होता है, और दुनिया भर में इस पर बहुत बहुत अध्ययन, बहुत स्टडीज़ हुई हैं कि कैसे एक ख़ास तरह की आवाज़, एक ख़ास तरह की फ्रीक्वेंसी, एक ख़ास तरह की हमिंग, इसीलिए लोरी एक अलग चीज़ होती है और दूसरे पॉपुलर म्यूज़िक का रोल अलग तरह का होता है। लोरी दुनिया भर में एक ख़ास तरह की टोनल और एक ख़ास तरह की सुर में ही होगी और एक ख़ास तरह से ही बच्चों को सुनाया जाएगा। ये उसकी एक इन्हेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो आपका सवाल है कि ये जो टेलीविज़न चैनलों में, ख़ास तौर पर कॉर्पोरेट टेलीविज़न, मतलब जो भी कम्युनिकेशन बिज़नेस है, उसमें एक चीज़ कॉमन है कि अपने कंज़्यूमर को एक उसकी इंटेलेक्ट को अंडर एस्टिमेट करना, यहाँ तक कि उसको नज़रअंदाज करना। वो एक गधा है, वो एक मतलब उसके पास किसी तरह का कोई आईक्यू लेवल नहीं होगा, उसका कोई इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, वो एक पैसिव कंज्यूमर है। ऐसा मार्केटिंग वालों ने उनको बता दिया है कि ऐसा करने से अ, मतलब 100 100 बुलेट्स 1 मिनट में, 1 मिनट में 100 खबरें, 1 मिनट में 1000 खबरें भी की जा सकती हैं। उसमें मतलब कोई हैरानी नहीं होगी आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसा चैलेंज दे ही ले कि 1 मिनट में हम आपको 1000 खबरें दिखा दें। तो ये सब क्या हो रहा है कि मतलब आप अपने इस जो जो जर्नलिस्टिक वादा जो आपका है, उससे ही आप पीछे हट रहे हैं, क्योंकि वो अब है ही नहीं। अब आपने कोई ये वादा किसी को नहीं किया कि आप उनको इन्फॉर्म, एजुकेट या एंटरटेन करेंगे, जो कम्युनिकेशन की बुनियादी ये 3 चीज़ें हैं। उससे आप हट चुके हैं। आपका पर्पस सिर्फ़ अ, अपने मालिकों के इंटरेस्ट सर्व करना है और उन मालिकों के साथ जिन मालिकों के की हॉबनॉबिंग है। मैं मेरा चूँकि फ़ील्ड हार्डकोर पॉलिटिक्स नहीं है, करंट अफ़ेयर्स नहीं है, इसलिए मैं शायद उसमें ये कहने के लिए शायद उतना योग्य व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन मैं जो देख सकता हूँ और जो अपने फेलो प्रैक्टिशनर्स या फेलो प्रोफ़ेशनल्स को देखता हूँ, जो न्यूज़ रूम्स में निकल कर इस काबिल नहीं रहते कि वो अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक सहज इंसान की तरह मिल सकें और बात कर सकें। वो कॉन्टिन्यूअस एक एंग्ज़ायटी, कॉन्टिन्यूअस एक नेगेटिव कॉम्पिटिशन, इनसिक्योरिटी, ये सब के बीच में रहते हैं। एक रहता है, वो दूसरे को रखता है, तो इस तरह से ये जो पूरी सीढ़ी दर सीढ़ी एक जो
पूरा एक इकोसिस्टम है, वो एक बीमार इकोसिस्टम है, जिसमें वो बातें तो अब ख़त्म हो गई, जिसमें अभी मैं कल ही देख रहा था अमरकांत जी का एक इंटरव्यू पुराना। अमरकांत हिंदी के एक बड़े राइटर हुए, तो कह रहे थे कि भाई पहले तो उन्होंने मुझसे ही कहा एक इंटरव्यू में कि देखिए जो हिंदी की जो भाषा है उसमें नए नए शब्द कौन जोड़ता है। वो जो मुफस्सिल में रह रहा पत्रकार है, एक छोटे गांव में, कस्बे में, वहाँ बोली जाने वाली भाषा के नए नए शब्दों को वो अपनी रिपोर्ट में, अपने डिस्पैच में लिखता है। फिर वो धीरे धीरे करके वो मेन स्ट्रीम न्यूज़, क्योंकि वोकेबलरी भी तो बन रही होती है ना, बिल्कुल, इवॉल्व होती है इवॉल्व होती ऑर्गेनिकली। है, और वो जिंदा लोगों के बीच होती है। अगर आप जिंदा लोगों से कटे हुए हैं और न्यूज़ रूम में डेस्क पे बैठ कर के आप 1 मिनट में 100 खबरें कुक कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आपका आपके मालिकों का कुछ एरोगेंस ही मसाज कर पाएगा, बाकी पर्पस तो वो सॉल्व नहीं करता, मुझे लगता है। और एक बात ये भी है कि किसी भी तरह की समझ नहीं पैदा होती सुन के, सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है, और उसके अंदर कोई इंसाइट नहीं है, कोई अंतर्दृष्टि नहीं है, कोई विजडम नहीं है। जी। ये जो बड़ा मसला हो गया है, ये भी एक है। तो कुल मिलाकर के शायद दुनिया बहुत जल्दी इस तरफ वापस आए, जो उसको लगा था कि स्पीड ही सब कुछ है और स्पीड से सब कुछ तय होगा, लेकिन स्पीड हासिल करके क्या निकला ये तो सामने है। जितनी भी स्टडीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि अगर आपको इंसोम्निया के जो शिकार लोग हैं उनसे खासकर कहा जा रहा है कि 2 घंटा पहले से आप न्यूज़ चैनल्स ना देखें कम से कम। तो न्यूज़ चैनल आपकी सेहत को सीधे असर डाल रहे हैं, वो अपने इसी वजह से कि अब उनका मिजाज ये हो गया। जी। रेडियो का जिक्र किया आपने, और हम सब की ज़िंदगी में, कम से कम हमारी आपकी एज ग्रुप में, तो रेडियो बड़ा रोमांटिक जी। एक चीज़ है। और अगर वो लास्ट ओवर्स की जो क्रिकेट की कमेंट्री है, अगर उसको छोड़ दें तो उसके अलावा कहीं रेडियो में स्पीड नहीं होती थी। और हम सब लोग रेडियो के ऐसे गिरविदा कि कहीं दूर बज रहा है तो जल्दी से अपना भी ट्यून कर लिया कि अच्छा पसंद का गाना आ रहा है तो वो सुन लिया। एफएम में भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ जो मुझे अब ये लगता है कि जिन गानों के पैसे मिलते हैं नए रिलीज़ के, शायद वही चलते हैं, और उसके अलावा कुछ चलता ही नहीं है। और 1-1.5 साल पुराना गाना भी पुराना हो जाता है जी। एफएम पर। तो एफएम के रेडियो के हवाले से भी कुछ नई तख्लीक, कोई नई रचना, कोई नया अंदाज़ आपको लगता है आता हुआ दिख रहा है? हालांकि जो रेडियो, पॉडकास्ट रेडियो है वो भी लेकिन है कॉरपोरेट का ही। हाँ, वो बात सही है आपकी। मैं तो यही कहता हूँ कि कम से कम एफएम के ये जो जितने भी फेजेस में नीलामियाँ हुई और नए नए प्राइवेट एफएम चैनल्स आए, प्रोग्रामिंग के नाम पर अगर आप देखिएगा, अभी हमारा रेडियो जवान ही नहीं हो पाया। मतलब वो अभी घुटनों चल रहा है, या अभी मतलब वो बड़ा हो ही नहीं पाया। मुझे हैरानी होती है कि आप बीबीसी चैनल 4 और दूसरे इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दें, हिंदी में भी बीबीसी के हिंदी सर्विस में भी ऐसी पाथ ब्रेकिंग प्रोग्रामिंग और डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं जिनका आज कोई सानी नहीं है। और कम से कम हम लोगों के यहाँ जितना रेडियो प्रैक्टिस हो रहा है, जो एयर पर हमको सुनाई दे रहा है, उसमें ऐसा कोई भी उल्लेखनीय काम नहीं है, कोई भी उल्लेखनीय काम नहीं है कि आप कहें कि हम इसको डाउनलोड करके या रिकॉर्ड करके, अगर फिल्मी गाने ना हों जी जी, तो सिर्फ रेडियो चल ही नहीं पाएगा। यही फिल्मी हाल गाने है। अगर हाँ ना हों, हाँ। इसलिए देखिए मेरे पास एक शो था जिसका नाम था रेडियो रिदम, और उसमें सिर्फ 1 या 2 फिल्मी गाने में बजाता था। बाकी मुझे मालूम है कि दिल्ली में, और ये बात भी कभी उषा उत्तुप ने मुझसे कही, ऐसी एक पार्टी में गपशप के दौरान बोली कि मैं जोहानिसबर्ग में थी, तो वहाँ पर एक कार में ट्रैवल करते हुए मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक जो रेडियो जॉकी है वो अभी थोड़ी देर बाद एक कोई अंग्रेज़ी गाना बजा रहा है, उसके बाद कोई तमिल गाना बजा रहा है, फिर कोई अरबिक में एक गाना बजा रहा है, फिर कोई हिंदी का गाना बजा रहा है। हाँ, फिर बाकी जो जैज़ ब्लूज़ पॉप, वो एक मिक्स्ड बैग जैसा उसने शो
क्यूरेट किया था। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि दिल्ली जैसी जगह में भी आखिर जो लोग छत्तीसगढ़ से, उत्तराखंड से, तेलंगाना से आकर दिल्ली में रह रहे हैं और यहाँ की जो लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज में रहकर रेडियो कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी क्या गलती है कि उनको आप हमेशा हिंदी के फिल्मी गाने ही सुनाएंगे? वो कब अपनी ज़मीन के, अपने कल्चर का म्यूज़िक कब सुनेंगे? आपके पास 24 घंटे की प्रोग्रामिंग में कोई एक ऐसा बैंड, कोई एक ऐसा शो नहीं है जिसमें आप इन सारी तरह के लोगों को आप उनका म्यूज़िक ऑफ़र कर पाएँ। मतलब वो फोक म्यूज़िक भी हो सकता है, वो रीजनल म्यूज़िक हो सकता है, अलग अलग जॉनरा का हो सकता है, लेकिन नहीं करते। तो कम से कम हम लोगों के यहाँ ये बात मैं हमेशा इस पर यकीन करता हूँ कि हम लोगों के यहाँ कॉरपोरेट रेडियो ने तो कुछ ऐसा बता ही दिया प्रोग्रामर्स को कि इस तरह का शो बिकेगा और उसमें वही जो लाइसेंस जिनके आसानी से मिल जाते हैं, कुछ एक बुके जैसा है, उन्हीं गानों को ये स्टेशन भी ख़रीदेगा, ये एन नंबर ऑफ सॉन्ग्स ये स्टेशन भी ख़रीदेगा। इसलिए आप अगर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाएं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्टेशन आप सुन रहे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम का गाना वो भी बजा रहा होगा और वही बजा रहा होगा, और कई बार एक ही गाना दूसरे स्टेशन पर भी आपको सुनने को मिल जाएगा, दूसरे या तीसरे स्टेशन पर, अगर आप 3-4 घंटे का ट्रैवल कर रहे हैं और स्टेशन सर्फिंग कर रहे मेरे हैं साथ तो। हुआ बैक टू बैक 3 जगह। मुझे लगा क्या मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। जी आई वॉज ट्रैवलिंग और मुझे लगा क्या मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, जी सेम सॉन्ग जी वन आफ्टर अनदर। बिल्कुल। और आपका ये भी बिल्कुल कहना सही है कि जो 1 साल पुराना हो गया, 2 साल पुराना हो गया गाना या कोई म्यूज़िक, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई अ, नया था, कभी नया कभी था। ये नया मतलब था। आपको लगेगा कोई 40 साल पुराना कोई हाँ, गाना होगा। विलुप्त हो जा रहे हैं। विलुप्त हो जाते हैं। मतलब आप सर्वाइव उसी रेट्रो नाम की चीज़ पर कर रहे होते हैं, वही जो 50s टू 60s 70s तक के गाने हैं उसी पर आप सर्वाइव कर रहे हैं, उसी का रिकॉल वैल्यू है। बाकी जो भी इधर बीच में जो गाने बन रहे हैं, जो भी म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा है, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है और वो लगता ही नहीं है कि वो आपकी मेमोरी में कहीं पर टिक पाएगा। ये तो खैर गानों की बात है, मुद्दा है कि रेडियो सिर्फ गाने के लिए नहीं बना ना। जी, अभी देखिए मैंने, असली बात ये है। हाँ अभी मैंने BBC चैनल 4 की एक डॉक्यूमेंट्री सुनी, जो कविता पुरी नाम की बहुत रिनाउंड रेडियो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 3 मिलियन नाम से एक सीरीज़ की है जो बंगाल के फेमिन पर है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं पहली बार बंगाल के फेमिन को इतने नज़दीक से, इतने आंकड़ों और इतने सर्वाइवर्स के सीधे बयानों के बीच में से सुन रहा था। और ये तभी हो पाया, मतलब हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, वो ये कह रही हैं उसमें कि आजकल तो BBC के रिपोर्टर को या प्रोड्यूसर को इंडिया ट्रैवल करने की उतनी आज़ादी भी नहीं है, यानी वो खुद ट्रैवल करके आकर जो लोग सर्वाइवर्स हैं इसके फेमिन के 90 साल 92 साल की उम्र के लोग जिनसे वो मिल सकती थी, वो खुद नहीं मिल पाई, उन्होंने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजा वगैरह वगैरह। तो एक प्रोड्यूसर के लिए ये भी एक मुश्किल की बात होती है कि आप एक ऐसे देश में आपको जाने नहीं दिया जा रहा जिस पर आप एक स्टोरी कर रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों के यहाँ जो अभी फ़िलहाल तो रेडियो का हाल तो यही है। इसमें जो भी होप थोड़ी है वो पैरेलली जो पॉडकास्टर्स जो कुछ कोशिश कर रहे हैं उनसे ज़रूर की जा सकती है। हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत उन्नत है और उसने सभी आर्ट फॉर्म्स को अपने अंदर समेटा है। उसमें गीत, संगीत, शायरी और अलग अलग चीज़ें हैं। मगर क्या ये ऐसा नहीं हुआ कि उसी ने फिर बाकी के आर्ट फॉर्म्स को, जो नॉन फिल्मी है, उसको पनपने भी नहीं दिया है? जो रिच कल्चर्स हैं हमारे यहाँ के, चाहे वो केरल हो, चाहे वो कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, गुजरात हो, हमें इनकी आवाज़ें, इनके संगीत, इनका म्यूज़िक, इनकी जो देशज चीज़ें हैं वो हमें मिलती ही नहीं हैं। कभी ना कभी जब भी मिलेगा तो वो फिल्मी एडेप्टेशन मिलेगा, वो किसी फिल्म में इस्तेमाल किया होगा। आखिरी बार कश्मीरी धुन, किसी धुन पर कोई कश्मीरी अल्फाज के साथ कोई गाना आपने कब सुना था? वो जो एक शायद ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी उसमें सुना था हम लोगों ने। तो नॉर्थ ईस्ट के साथ भी यही मसला है और मुझे तो गुजराती मराठी का भी यही लगता है। तो जिसको हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं वो थोड़ा इम्पीरियस नहीं है कि उसने, एक तो ये कि सिर्फ़ और सिर्फ फिल्मी सब कुछ है, दूसरा ये कि जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं अगर वो उस व्हीकल से, उस मीडियम से चल के आ रहे हैं तब तो वो हैं, वरना वो हैं ही नहीं। आज से 20-25 साल पहले कुछ
म्यूज़िक का सीन बनता लग रहा था, पलाश सेन, लकी अली और कई फीमेल सिंगर्स और बैंड बन रहे थे। लेकिन अब कोक स्टूडियो को छोड़ दें तो कुछ है ही नहीं कहीं। आपको क्या लगता है कि फ़िल्मों से ये नुकसान हुआ है? देखिए, फ़िल्मों पर की ज़िम्मेदारी मढ़ना, फ़िल्मों से कुछ ज़्यादा उम्मीद करना है। आखिरकार वो एक कारोबार है, मैं कहूँगा। उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तो वो है, चूँकि वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है, इसलिए वो हमेशा सेफ प्ले कर लेंगे और उसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि हम एज अ सोसाइटी क्या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। ये तो देखिए, अभी 20-25 साल पहले तक ये जो मिनिस्ट्री कल्चर की जो अलग अलग प्रोग्राम्स होते थे, वो ये सब बहुत एक्टिविटीज़ किया करते थे। आपने कश्मीर की बात की, मैंने कश्मीर के ट्रूप्स यहीं रविंद्र भवन के लॉन में बाकायदा वहाँ से आए हुए, वही कपड़े पहने हुए, वही उनके इंडिजिनस इंस्ट्रूमेंट्स लिए हुए वो बैठकर, अब वो हमारे कल्चरल लैंडस्केप से वो भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। पिछले 10 वर्षों में तो वो बहुत ही दूषित ढंग से ख़त्म हुई हैं। दिल्ली जैसी राजधानी में कोई कल्चरल प्रोग्राम ऐसा नहीं हुआ है जिसको आप आम व ख़ास के लिए कह सकें। बिल्कुल। और इसमें भी आप देखिएगा कि क्लासिकल और नॉन क्लासिकल, सेमी क्लासिकल या पॉपुलर का भी एक डिवीज़न है। तो इसका रिश्ता इस बात से भी है कि हम एज अ सोसाइटी कैसे हैं, हम अपनी कल्चरल लीगेसी को लेकर कितने सेंसिटिव, रिस्पॉन्सिबल हैं, कैसे हम इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसियां और इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को हम कितना, हमें उसकी दरकार कितनी है। जब आप सब चीज़ें छोड़ देंगे बिजनेस करने वाले लोगों के ऊपर, तो वो तो मल्टीप्लाई ही करना चाहेगा। जो भी इन्वेस्ट करेगा वो चाहेगा कि उससे मुनाफा कमाए। मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जब ये मुनाफे का बिजनेस हो जाएगा, फिर उसमें ये रैट रेस चलना शुरू हो जाती है कि ये चीज़ चलती है और ये चीज़ नहीं चलती। अब मतलब इसके ज़्यादा टेकर्स होंगे, ऐसा कुछ सोच लिया जाता है और वो उस एक ख़ास तरह की चीज़ परिपाटी पर चलना शुरू हो जाती है। जैसे अभी आप देखिएगा कि हाल के बरसों में लिट फेस्ट और कल्चरल फेस्ट बहुत बढ़े, तो उसमें भी अंदर जाकर देखिए तो पता चलेगा कि उसमें भी जो कुछ हो रहा है वो किसी भी तरह पर्पज़ को पूरा करने वाला नहीं है। तो एक तरफ वो लोग हैं जो उसमें बहुत पूंजी लगाते हैं, यानी पान फिल्में मसाला बनाते हैं। कंपनी वगैरह। जी। और दूसरी तरफ ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, तो इनके बीच में हमारा ये जो 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 एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जिसमें आपको ये जो कल्चरल एक्सप्रेशंस हैं, वो उनका दम कहिए कि घुट रहा है। तो इसलिए अगर हम इसको ब्लैक एंड वाइट में ये कहें कि भाई सिनेमा के आने की वजह से टेलीविज़न ख़त्म हो गया या टेलीविज़न के आने की वजह से सिनेमा ख़त्म हो गया, इस तरह का शायद दोषारोपण ठीक नहीं होगा। इसको एक इंट्रिकेट सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में प्लेस करके समझना शायद ठीक होगा। एज अ सोसाइटी हम लोग पिछले 20 वर्षों में एक रैम्पेंट कंज्यूमर सोसाइटी बन गए हैं, जहां कलाओं का हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। मतलब जिसको कृष्ण कुमार कहते हैं कि जब वो पढ़ लिख जाता है मिडिल क्लास वाला आदमी, तो वो कहता है कि अब तो पढ़ लिए, फिर उसके घर में एक किताब भी उसको पढ़ने को नहीं मिलेगी। अगर वो कभी पढ़ता हुआ पाया जाता है तो उसके पड़ोसी या उसका दोस्त पूछता है कि कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आ गया है क्या। तो ये है हमारे यहाँ अपने कल्चर को लेकर, अपनी लीगेसी को लेकर एक। और 10th जी। के बाद तो बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई में झोंक देने वाला समाज है हम। जी। और यहाँ से लेके कोटा और इस तरह के जो हमने बसाए हैं नए शहर, जी। कि असली बात यह है कि 12th के बाद बच्चे की ज़िंदगी में किताबें और ख़ासकर साहित्य और इतिहास वगैरह की किताबें गायब हो जाती हैं। वो अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग में चला जाता है और उसके बाद वो नौकरियों में जाता है जी। और ऑन जॉब ट्रेनिंग्स वगैरह करता है। तो ये जो शौक़ है ये बहुत, और इसीलिए देखिए कि इंजीनियरिंग से भागे हुए लोग जिनको ये समझ में आ गया था कि यहाँ पर सिवाय नौकरी के कुछ नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में। आपने ऐसे बहुत से लोगों को इंटरव्यू किया है। जी। कोई एक थ्रेड है इसमें, इंजीनियरिंग से भागे हुए लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, महसूस होता है कुछ? हाँ, इंजीनियरिंग और ख़ास तौर पर आप देखेंगी
कि आईटी वाली जो फील्ड है, हुँ, आईटी की जो फील्ड है वो ज़्यादा, क्योंकि वो अपने आप में इतना अगर देखें मोनोटनस काम है। कोडिंग से भागे हुए लोग। हाँ, मतलब एक हमारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन के प्रोसेस में बॉडी इस तरह बनी नहीं है कि वो 8 घंटे 10 घंटे बैठे। मतलब हम लोग जेनेटिकली अपने डीएनए में हंटर गैदरर या फिर बाद में कहिए फार्मर, हम चलने वाले शरीर हैं, और आईटी का बिज़नेस आपको बैठाता है। तो उस बैठने ने आपको बहुत तरह की बीमारियां उनको शुरू हो जाती हैं। मतलब फिज़िकल एलिमेंट्स तो अपनी जगह पर हैं, इसके अलावा एक ख़ास तरह के एसी, ऑक्सीजन की कमी, एक ख़ास तरह का काम को रिपीटेड ढंग से करना, ये जिसके अंदर कुछ भी एक क्रिएटिव एस्पिरेशन है वो, और जिसके पास कोई भी चॉइस है वो फ़ौरन उस खूंटे को तोड़ाकर निकलना चाहता है। ये तो आपने ठीक ही कहा कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये अपना, बेशक उससे वो बहुत पैसे कमा सकते थे, शोहरत कमा सकते थे, और ज़िंदगी में अगर पैसा सुकून देता है तो वो हासिल कर सकते थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने उसको मिडवे छोड़कर दूसरा करियर या दूसरा ऑप्शन ट्राई किया, और उसमें फिर वो अच्छा कर रहे हैं। तो ये बार-बार जितने स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, जितने ये सारे तो मतलब 90% आ रहे हैं उसी बैकग्राउंड से, तो ये अजीब लगता है कि ये हुआ क्या है? इंजीनियरिंग एक तरफ कहाँ माँ-बाप खेत बेच करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग करा रहे हैं, और उसके बाद वो कह रहा है इट इज़ नॉट माय कॉल, है ना? तो हुँ, यानी कि माँ बाप ने भी देखा देखी अपने बच्चों के साथ अनजाने में ही, लेकिन हुँ। जुल्म कर दिया। जी, बिल्कुल। और कब ऐसा वक्त आएगा जब हम इतने आश्वस्त होंगे एक समाज के तौर पे कि बच्चा संगीत में जाना चाहे, गीत में जाना चाहे, तो हम उसको वो जो 8वीं 9वीं में का जो प्रेशर है, 10वीं 11वीं 12वीं तक का जो 8वीं से शुरू होता है, उस दौर में उसको खिलने देंगे, उसके नैसर्गिक जो उसके अंदर है वो उसको खिलने देंगे। इसमें यहाँ पर एक बात और आती है कि हमारे बड़े बड़े शहरों में भी सरकार की तरफ से इस तरह के रचनात्मक और फनकारी से जुड़े हुए स्कूल्स नहीं हैं। हुँ, दिल्ली जैसे शहर में मुझे याद है लास्ट कल्चरल प्रोग्राम शीला दीक्षित जी के वक्त में हुआ, तो उसके हुँ, बाद से कोई प्रोग्राम ही नहीं हुआ है। हुँ, हुँ, वो सारा बजट कहाँ चला गया सरकार का? हुँ, सरकार ये अपने पॉप कल्चर, अपने जो कल्चर है उसको सॉफ्ट पावर की तरह क्यों नहीं आगे बढ़ाना चाहती है, हुँ, जबकि सारी दुनिया में हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हुँ, हमारी कव्वाली कहाँ कहाँ पहुँची, हिंदुस्तान में पैदा हुई कव्वाली हुँ। कहाँ कहाँ पहुँची है, बड़े सग़ीर से जी, और बाहर। और उसके अलावा भी अगर आप देखें कि उर्दू शायरी की जो सिन्फ़ हैं कई कई तरह की, वो सारी दुनिया में, अभी तो दुबई में रेख्ता का प्रोग्राम हुआ और अमेरिका वगैरह में प्रोग्राम होते ही रहते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन कोई सरकार का कोई रुझान नहीं है कि हम अपने सॉफ्ट पावर को यूज़ करें। जी, जी। तो ये जो सारे मंच अब जो बन रहे हैं, अगर सरकार का पैसा नहीं लगेगा हुँ, तो अ, धन्ना सेठ का ही लगेगा, और जी, सेठ जी का जब पैसा लगेगा तो सेठ जी का एजेंडा भी चलेगा। बिल्कुल। सोशल मीडिया आपको कोई उम्मीद जगाता है कि छोटा सा कोई सेटअप बना करके अपना काम शुरू कर दे और जनता के हवाले कर दे अपने काम को? कर ही रहे हैं। देखिए, बहुत ढंग से बहुत तरह के लोग अपने-अपने ढंग से इस काम को कर रहे हैं। तो अब इस पर बहुत डिपेंडेंट नहीं है, और यहाँ तक कि वो बच्चे भी जिनके बारे में आप कह रही थी कि पेरेंट्स का भी एक रहता है कि वो ये करे वो करे। मैंने देखा है कि बच्चे, अभी ये वाली जनरेशन अपनी स्टडी, अपनी क्यूरियोसिटी के एरियाज़, अपनी क्रिएटिविटी के एवेन्यूज़ वो खुद ढूंढ रहे हैं। बहुत ये होप की चीज़ मैं देखता हूँ कि इसको हम लोग वैसे जनरलाइज शायद नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक बहुत एक स्पेशल चीज़ मुझे देखने को मिल रही है, वो यही है कि चूँकि उनके पास क्लासरूम टीचिंग की मोनोटनी से निकलने के लिए अपनी मेथडोलॉजी, अपने टूल्स हैं, तो वो उसको पकड़कर निकल रहे हैं, और वो सोशल मीडिया या जो अल्टरनेटिव डिजिटल फोरम्स हैं उसके ज़रिए उसको वो अपनी क्रिएटिविटी का एक टूल, एक रास्ता बना रहे हैं। जैसे मैं देख रहा था कल एक मैं ओपन माइक में गया, ऐसे ही एक दोस्त थे वहाँ, वो कुछ पोएट्री पढ़ रहे थे, तो हमने कहा चलो जाके देखते हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ 15-17 लड़के लड़कियाँ
रजिस्टर करा के बाकायदा उस ओपन माइक में हिस्सा ले रहे थे। और उनके बैकग्राउंड बड़े अलग अलग तरह के थे और वो बहुत अलग अलग तरह की बातें कह रहे थे। उनमें कुछ होम मेकर्स थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ वही आईटी प्रोफेशनल्स थे, कुछ सचमुच में कम्युनिकेशन और मीडिया बिजनेस में जाना चाहते हैं या हैं। तो मैं देख रहा था कि एक ऐसा स्पेस जहाँ बिना किसी बिना किसी चेक एंड बैलेंसेस के कि आपको किसी मतलब वो कहते हैं ना कि अगर आप देखिए स्टेज है तो स्टेज की बड़ी गरिमा है और वहाँ बड़ा कुछ गुरु गंभीर कुछ काम हो रहा है, उसमें कुछ एक प्रोटोकॉल है कि पहले ये आएंगे, वो अध्यक्षता करेंगे और ये बैठेंगे। वो सब कुछ इतना कैजुअल था, इतना सुपर कैजुअल माहौल था। आप समझिए कि उसमें क्या बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा, कैसे खड़ा हुआ जाएगा, इसका कोई भी पहले से सेट फार्मूला वहाँ अपनाया नहीं जा रहा था। सब लोग आज़ाद थे, सबके पास कहने के लिए अपनी बातें थीं। किसी के पास किसी अपने एडवेंचर टूरिज़्म का कोई एक्सपीरियंस था, किसी के पास अपने घर में बंद रहने की कोई का दर्द था, किसी के पास किसी के दिल टूटने का कोई मसला था, किसी के पास आज की दुनिया जैसी बदल रही है उस पर कुछ टूटी फूटी पोइट्री थी। सब लोग अपने ढंग से वहाँ एक्सप्रेस कर रहे थे। तो ये होप कैसे पा रहा है? अगर आप देखिए कि अगर जितनी बंदिशें हैं और इसके उसी में से ये सब कुछ बहुत फूट कर निकल रहा है। इसमें अगर अ, ये भी आपके पास चॉइस है कि आप जजमेंटल हो सकते हैं, उसके कंटेंट को लेकर आप कुछ अच्छा बुरा कह सकते हैं, वो सब ठीक है, मतलब वो भी आप कहिए। लेकिन इस बात को देखने की ज़रूरत है कि इतनी नफ़रतों और घटाटोप के माहौल में एक ख़ास जनरेशन जिसको आप जेनजी बोल दीजिए या मिलेनियल बोल दीजिए, ये स्टीरियोटाइपिंग के दायरे से बाहर है और अभी ये लोग बहुत अलग ढंग से रेजिस्ट कर रहे हैं। ये छोटी छोटी, इसको मैं रेजिस्टेंस की तरह भी देखता हूँ, क्योंकि आखिरकार एक जैसे कहते हैं कि उसका सब्र का पैमाना वो टूट रहा है। जो लोग सोचते हैं कि नफ़रत का एजेंडा उनके उनकी स्कीम और डिज़ायर के हिसाब से चल रहा है और लागू हो जाएगा, वो कहीं अंधेरे में है। उसका कोई एक काउंटर नैरेटिव ये जनरेशन अपने ढंग से ढूंढ रही है और अपने ढंग से उस पर रिफ्लेक्ट कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत उम्दा है ये बात। रफ्तार भरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा गम ये था और शिकायत कि कहाँ सुना नहीं गया हमें। तो अब सुना जाने का जो एक मौका मिला है, तो ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स में बातें हो रही हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो ये बहुत कुछ जो हमारे फ्रस्ट्रेशंस हैं उनको एड्रेस भी करेगा। और बिल्कुल। और एजुकेशन को जिस तरह से रोज़गार से जोड़ा गया था और सिर्फ रोज़गार से जोड़ा गया था, उसने जो हमें इंजीनियर्स और ये ख़ास तरह की इंजीनियरिंग की और दूसरी तरह की लाइंस दी थी, इसमें बहुत बड़ा ये गैप आ ही गया था। हमारे युवाओं का जो सुसाइड रेट है वो एकदम से बढ़ा है। और मतलब किसानों के बाद सबसे ज़्यादा जो सुसाइड कर रहे हैं वो हमारे युवा कर रहे हैं। और ज़ाहिर है ये वो युवा नहीं हैं जो सिर्फ वो नहीं हैं जो आर्थिक तकलीफ़ में हैं, ये वो भी हैं जो किसी तरह से इस पूरे मॉडर्नाइजेशन में उलझ के रह गए हैं। तो ये बड़ी बात है कि सुना जाएगा तो उम्मीद बनती है किसी को भी। बिल्कुल। घरों के अंदर भी यही हाल है। बच्चे विदेश चले गए हैं, बड़ों के लिए वक्त नहीं है या अलग अलग सिमत में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मौका है। लेकिन अभी हम अपने बुज़ुर्गों को सोशल मीडिया पे सुनना शुरू नहीं किया है। तो ये एक जॉनर है जिस पर बात होनी चाहिए कि जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, उनके लिए एक मौका है कि इस पर भी सोचें कि आम आदमी, आम जिंदगियां रिटायर हो गए हैं, वो टीचर थे, प्रिंसिपल थे या किसी दफ्तर में थे और उन्होंने भारत सरकार के साथ काम किया, बदलते हुए देखा, तो उस पर भी होना चाहिए, वो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि ये जो लॉन्ग फॉर्म है ये बुनियादी तौर पे एक तरह की हिस्टोरिकल रिकॉर्डिंग भी है। जो शहंशाहों की और पॉलिटिशियंस की, इनकी हिस्ट्री के अलावा जो आम आदमी की हिस्ट्री है वो भी आपको
सबसे कम उम्र का अब तक का जो इंटरव्यू है जिस शख्सियत के साथ, वो याद है कोई? जी, अभी मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में था, तो वहाँ मुझे एक बच्चा मिला जिसकी 2 किताबें छप चुकी थी। उसकी उम्र 9 साल थी। तो वो मेरा सबसे कम उम्र का गेस्ट है। वाह! 2 किताबें उनकी छप चुकी जी। हैं। कैसा था वो तजुर्बा आपका? पहली वाली किताब के बारे में तो मैं बहुत ठीक से आइडिया नहीं बना पाया, लेकिन दूसरी किताब का थीम बड़ा इंटरेस्टिंग था, और जिस तरह से उसने उस थीम तक वो पहुंचा था, तो लग रहा था कि उसके अंदर वो इमेजिनेशन और राइटिंग को लेकर एक थोड़ा पैशन वो सब है। और उसका एक दोस्त है जो उसमें इलस्ट्रेशंस बनाता है। तो अब तो मेरा ख्याल है कि 2018 की बात शायद रही होगी, तो अब इतने बरसों में एक आध किताब और शायद आ गई होगी उसकी। और ज़बरदस्त है ये तो। अ, और सबसे ज़्यादा उम्र के? सबसे ज़्यादा उम्र के करीब 100 साल हो रहे थे उनको। उनका नाम है रामानंद सेन गुप्ता, जो कि कभी रेनुआ के साथ कैमरा असिस्ट करते थे। मतलब आप समझिए कि उन्होंने सिनेमाटोग्राफी में बदलते हुए कई दौर देखे। मतलब जिस कैमरे पे वो काम करते थे कभी ज़मानों में, उसमें बताते हैं कि जो उसका व्यू फाइंडर है, उससे जो रोशनी अंदर की तरफ आती थी, उसने एक आंख उनकी डैमेज कर दी थी। मतलब उस ओह! ज़माने के वो जी, कैमरामैन जी, थे, जी। रामानंद सेन गुप्ता। तो जब मैं उनसे मिला तो ऊंचा सुनते थे, मुश्किल से आ, बैठ पाते थे, लेकिन फिर भी जितना मेरे लिए वो एक आ, ये मेमोरीज रिकॉर्ड करना मेरे लिए और मेरी जिम्मेदारी बढ़ा देता है कि कैसे आप अपना पेशेंस ना खोएं। ठीक है, वो एक आदमी जो 100 साल को पहुंचने को आया, जाहिर है कि उसके साथ ये दिक्कतें होंगी कि वो ऊंचा भी सुनेगा, आपके सवालों को प्रोसेस करके उसका ठीक ठीक जवाब क्या होगा, इसके लिए वो बना नहीं है। मतलब इस वक्त आपके इंटरव्यू को कामयाब करने के लिए नहीं बैठा हुआ है वो। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे, आप जो कुछ उससे उसका दौर, उसका उसकी ज़िंदगी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसमें वो पेन लें, वो इन्वेस्टमेंट करें। तो रामानंद सेन गुप्ता हमारी प्लेलिस्ट के सबसे बुज़ुर्ग, वैसे कह सकते हैं कि आप दो ऐसे भी गेस्ट हैं जो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे थे, जिसमें मृणाल सेन और सोमेंद्र रॉय का नाम लूँगा। सोमेंद्र रॉय वो हैं जो सत्यजीत रे के साथ कैमरामैन थे, सेकंड मतलब बाद वाली टीम में। मतलब आधी फिल्में उन्होंने शूट की हैं सत्यजीत रे की। तो वो भी बहुत बीमार थे, और करीब सत्यजीत रे अपने कैमरा और लाइटिंग के लिए जाने जाने जाते हैं। जाते हैं। जी बिल्कुल। जी, जी, जी। तो मास्टर जी। ज़बरदस्त है। रामानंद जी का ज़िक्र किया आपने, उनका आपने जो ये लास्ट इंटरव्यू किया, उससे पहले आखिरी इंटरव्यू उनका किसने किया था? मुझे लगता है किसी किताब के सिलसिले में किसी ने किया था, और वो किताब भी थी वहाँ पर दिखाई गई कितनी थी। पुरानी थी वो किताब? वो थी मेरे ख्याल 82 83 के आसपास की। यानी कि हाँ हाँ। करीब 40 साल के बाद, जी। 45 साल के बाद उनको उन और ऐसा बहुत हुआ शिबा, मैं आपको बताऊं कि लोगों को ये पता ही तब चला जब मैंने किसी से इंटरव्यू किया कि वो जिंदा भी हैं। ओह! हाँ। अब ऐसा बहुत बार होता है आ, कि किसी की डेथ हुई या किसी को कोई ख़ास अवार्ड मिला, तो पहला काम न्यूज़ रूम में जो आउटपुट वाले लोग हैं, वो टाइप करेंगे गुफ्तगू विद फलां। तो वहाँ उनको फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ वो सब कुछ सुनने को मिल जाता है, क्योंकि विकी पेजेस पर बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशंस भी हैं, और विकी पेजेस भी मेरे किए हुए इंटरव्यूज से इंफॉर्मेशन लेकर वहाँ उस एनरिच करते रहते हैं, और वहाँ पे क्रेडिट भी डाल देते हैं हाइपरलिंक। कि जैसा कि राज्यसभा टीवी के प्रोग्राम गुफ्तगू में उन्होंने ऐसा कहा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि देखिए, कार्टूनिस्ट प्राण हम्म, इसी शहर में किसी भी टीवी चैनल के ऑफिस से 20 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन कभी किसी ने ये कोशिश नहीं की कि उनके साथ एक लंबी बातचीत
कर ली जाए, भारत में कार्टून कला के या कॉमिक कला के वो पितामह माने जाते हैं। और किसी ने तब तक नहीं किया था जब तक मैंने नहीं किया। अच्छा, मेरे करने के कुछ ही महीनों बाद उनकी डेथ हो गई, तो सब लोग राज्यसभा टीवी से साभार करके उनके इंटरव्यू को चला रहे थे। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो लीगेसी कीपिंग का, मेमोरी कीपिंग का, अपने एल्डर्स को डॉक्यूमेंट करने का जो काम है, ये सीरीज़ इस काम को भी इक्वली, ये सिर्फ ये नहीं है कि कोई नोन और सेलिब्रेटेड लोगों का ही शो है, बल्कि इसके साथ साथ अब रामानंद सेनगुप्ता को आप नहीं जानते तो उनकी कोई गलती नहीं है ना। अगर वो 100 साल की उम्र तक अलग हासिल थे, अलग हासिल थे। अलग हाँ, अलग अलग शूटिंग इकोसिस्टम में काम कर चुके हैं, तो उनके पास तो अनुभवों का भंडार है। और आप उनको उनकी उम्र के आखिरी बरसों में एक बेकार का आदमी समझते हैं, तो ये आपकी परेशानी है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर प्राण थे तो सब सब लोगों को चाहिए कि सब लोग उनके साथ तब तक अच्छी एक लंबी बातचीत कर चुके होते, जिससे कि हम अलग अलग पहलुओं से उनके जीवन को अभी जान पा रहे होते। तो ये है जी। ज़बरदस्त है। ये बताइए, मैं फिर रामानंद जी के जी। पास, उन्हें वो बातें रिकॉल करने में कितना वक्त लगा? जब आपके साथ वार्म अप कैसे हुए वो बात करने के लिए? इतना ज़बरदस्त तजुर्बा, और किसी ने उनको 40 साल पूछा ही नहीं। जी। बाप रे बाप, ये कि तो बहुत बड़ा अलमिया। हाँ, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी होती है, हमारे टीम की जिम्मेदारी होती है कि हम उनके साथ पहले तो अपना पर्पस ठीक से एक्सप्लेन कर पाएँ, उनको इस भरोसे में ले पाएँ, और सिर्फ उनको नहीं, उस उम्र में तो उनके परिवार को भी लेना होता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट डिपेंडेंट होते हैं कि वो चाहे वॉकिंग स्टिक लेके चलें या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से अखबार पढ़ें या छोटे मोटे खाने पीने की ज़रूरतों के लिए, वो तो डिपेंडेंट है। और उनका मेमोरेबलिया भी, जो जी। कोई कटिंग होगी, कोई तस्वीर होगी, कोई एल्बम होगी, वो और तो वही हाँ, देंगे। वही देंगे। और अगर परिवार के लोगों के पास कुछ होगा भी तो उनकी तो अपनी अलग ज़िंदगी है ना। बेशक। तो यहाँ पर आकर इन सब लोगों को एक पेज पर लाने की ज़रूरत पड़ती है। और फिर मैं वही कहूँगा जिसको हमारे दोस्त राहुल पंडिता कहते हैं कि हम लोग, हमारे जो साथी लोग हैं, वो बिस्लेरी जर्नलिज्म करते हैं कि यहाँ से जाएंगे, मान लीजिए बस्तर रिपोर्टिंग करने के लिए जाएंगे, एक होटल में रुकेंगे, वहाँ से एक बिस्लेरी की बोतल लेंगे, फील्ड में जाएंगे, फिर आके रिपोर्ट लिखेंगे। वो बात उससे होगा नहीं ना। आपको इन्वेस्ट करना होता है, आपको अपनी स्टोरी में, आपको अपने प्रोग्राम में, आपको अपने गेस्ट के साथ। तो वो तो आपका अपना पर्सनल डिसीजन होता है कि आप अपने काम में कितनी इंटीग्रिटी को जगह देते हैं। और तब आपके लिए आपका गेस्ट सिर्फ एक निशाने पर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पर आप तीर मार के चले आए। आपके लिए वो आपके घर का, आपके परिवार का, आपकी जर्नी का एक हिस्सा है। तब आपको पूरा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कब वो थकने लगे, किन चीज़ों पर वो इरिटेट होने लगे, किन चीज़ों पर वो बात नहीं करना चाहते, किस वक्त उनके घर में काम करने वाली मेड आएगी, किस वक्त उनके पूजा का समय होगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में लेके चलनी पड़ेंगी। और ये नहीं कि आप गए और आपने सोचा कि चलिए एक शो ही तो रिकॉर्ड करना है। हो सकता है कि कुछ कुछ इंटरव्यूज़ में पूरा पूरा दिन लगता है कि आप सुबह गए और लाइटिंग वगैरह करने के बाद फिर उनसे बात करके एक ईज़ के माहौल में आपने पहुंचाया। तब तक भी शुरू नहीं हो पाती है बातचीत। तो आपको पहले वो एक बॉन्ड बनाना। आप तो कहाँ से चले आए, 1000 किलोमीटर दूर से आप आकर के एक आदमी के पास कह रहे हैं कि आपसे इंटरव्यू लेना है। वो तो पूछते हैं कि भाई हमने तो किया नहीं, पिछले 40 साल से कुछ किया ही नहीं, तो आप हमसे इंटरव्यू क्या लोगे, हम क्या बोलेंगे। वो ये बोल देते हैं, क्योंकि लोगों की आदत यही है कि जब कुछ होता है तब लोग इंटरव्यू लेने पहुंचते हैं। किसी को कोई अवार्ड मिल जाता है, किसी या कोई डेथ हो जाती है, तो उनसे कोई बाइट लेने के लिए। इस तरह का ही तो माहौल है ना, कि अगर कुछ हो गया तब किसी की याद आती है। इसीलिए रोशन सेठ हमको इंटरव्यू इसीलिए नहीं देते हैं कि मैंने तो पिछले 40 साल से कुछ किया ही नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा। अब मैं उनको ये समझा नहीं पा रहा हूँ कि जो आपने 40 साल पहले किया था उसके बारे में मुझे बात करनी है। ये बहुत मतलब उदासी भर गई मेरे अंदर ये सुन कर जी। के कि
हमें कदर नहीं है अपने लोगों की, और बिल्कुल, हम बिल्कुल। समझते हैं हम जहाँ आज खड़े हैं ये बात यहीं से शुरू हुई है। जी, जो लोगों ने जहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँचाया उनके बारे में हमारे पास कुछ नहीं है जी। ये। अच्छा, जब आपके इंटरव्यूज़ देखते हैं तो सारी शख्सियात ख़ासकर गुफ्तगू से जो जुड़े हुए हैं, आपने इतने मुख्तलिफ़ पर्सनालिटीज़ के साथ काम किया, ये जो सेलिब्रिटी ईगो जैसी कोई चीज़ का सामना करना पड़ा कभी? मैं थोड़ा इस सवाल को और समझना चाहूँगा कि आ, कुछ शराइत होती हैं, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं, ऐसे नहीं दिखाया जाएगा। हाँ, मैं कहूँगा कि बहुत शुरू में ही वो हुआ, लेकिन उसमें हमारे गेस्ट का कोई रोल नहीं था। वो एक दूसरा मसला था। मुझे मालूम नहीं कि इस बात को मुझे पब्लिक फोरम पे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन हाँ हुआ। नहीं, जी, नाम ना लें किसी का भी, हमें तो सबकी कदर है। जी। तो कुछ इस तरह हुआ कि मतलब उसमें जो उनकी केयर टेकर थीं, उन्होंने ये कहा कि कैमरा किस तरफ किस हिस्से को देखेगा कमरे के, ये डिफाइंड है पहले से, और क्या सवाल पूछे जाएंगे ये डिफाइंड है। और जिसको मैं कभी नहीं मानता, मतलब वादा कर दूंगा कि हाँ ये सवाल पूछूंगा नहीं पूछूंगा ओह! आपसे, लेकिन अगर गेस्ट नहीं खुद का मना कर रहा है तो मैं किसी तीसरे आदमी की बात को कोई मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं उसको ऑनर करूं। फिर मैं ये देखूंगा कि मेरा गेस्ट खुद कितना स्पोर्टिंग है और किन किन चीज़ों में दिलचस्पी ले रहा है। कई बार अगर उन्होंने आधे घंटे का वक्त दिया है और उसके बाद भी वो उठकर जाने नहीं वाले हैं, तो हो सकता है मैं 2 घंटे तक उनको जाने ना दूं, मतलब वो अगर नहीं जा रहे तो मैं नहीं कहूँगा कि आप जाइए। तो हाँ, मैं कहूँगा कि बहुत बड़े एक गेस्ट उनके साथ ये हुआ। जी, और आपने बहुत से फ़िल्मी विलेन्स का इंटरव्यू किया है। जी, बड़ा ह्यूमन शख्सियत हमारे सामने उनकी रखी है। ये जो तसाद है उनकी रील इमेज का और रियल इमेज का, ये आप कोशिश करते हैं कि ये बाहर आए? वो डेलिब्रेट होता है कुछ? नहीं, वो है ही मैं नहीं। प्रेम चोपड़ा साहब का जी, इंटरव्यू, जी, सदाशिव अमरापुरकर जी, साहब का इंटरव्यू याद आ रहा है जी, मुझे। जी। मैं तो यही सोचता हूँ कि बल्कि आप भी जानती हैं कि वो तो उनका काम है। मतलब जो बुरे आदमी वो बनते हैं, वो उनका काम है। उस काम को करने के बाद तो फिर वो वही आदमी हैं जो वो आदमी हैं। और मेरी कोशिश इस शो में यही रहती है कि जो प्रोजेक्टेड इमेज है उसके पीछे क्या स्केलेटन है उसको समझ। मैंने सवाल इसलिए किया आपसे कि हर हिंदुस्तानी नॉर्थ इंडियन की तरह मैं भी बड़ी कंज्यूम करती थी वो मैगज़ीन्स जो फ़िल्मी होती थी, और आज तक भी नज़र पड़ती है तो देख लेते हैं। जी। जो विलेन्स हैं हम्म, उनके चाहे कितने भी कामयाब विलेन हों, अनलेस दे बिकम पॉलिटिकल और देयर इज़ सम कंट्रोवर्सी, उनका जो जॉनर है, जो उनका आर्ट फॉर्म है, उस पर बात नहीं होती। जबकि सबसे दिलचस्प कैरेक्टर वही हैं, अगर वो ना हो तो हीरो हीरो ही नहीं बन सकता। मतलब वो सारा डिशुम डिशुम का मौका वही देते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये इतने लेयर्ड हैं, इनकी ज़िंदगी सबसे दिलचस्प होती है फ़िल्मों के अंदर, और ये सबसे कम इन पर बात होती है, और उनकी रियल ज़िंदगी को और शख्सियत को हम नहीं जान पाते हैं। तो ये गुफ्तगू का बहुत बड़ा कारनामा है कि आपने हमें उन चेहरों और उन शख्सियात से, उनके जहन से, उनके पस मंज़र से, जहाँ से वो आते हैं, जिस बैकग्राउंड से। एक चीज़ है, ये सारे के सारे बड़े ज़बान के की हद तक बड़े एनरिच्ड शख्सियत हैं। प्रेम चोपड़ा साहब को मैं सुन रही थी तो लग रहा था कि वेरी लर्नड काइंड ऑफ अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स लाइफ एंड ऑल। तो ये हमारे विलन्स ज़्यादा इंटेलेक्चुअली साउंड है क्या? विलेंस ही नहीं, देखिए अगर अब मैं तो अभी अगर आपकी नज़र गई हो तो पिछले साल मैंने बलराज साहनी की जो फिल्मी ऑटोबायोग्राफी है उस पूरी किताब को एक पॉडकास्ट की शक्ल में जारी किया पिछले साल, पूरी किताब। और वो किताब मुझे बहुत पसंद है, और सिर्फ वही किताब पहली थी जिसके ज़रिए मैं एक दौर के फिल्मी कल्चर को और वहाँ के उस दौर में ज़िंदा लोगों को और उनके आपसी रिश्तों को पहली बार मैं इतनी ईमानदारी से समझ पाया। उसने बहुत मेरी मदद की कि मतलब आप सचमुच की एक दुनिया भी होती है, क्योंकि आप ही की तरह मैं भी फ़िल्मों को फ़िल्मी मैगज़ीनों के ज़रिए या तो फ़िल्में देखकर या फिर फ़िल्मी मैगज़ीनों में जो
छपने वाली झूठ सच की दुनिया है, उसके ज़रिए आप कुछ एक अपने दिल में एक खाका सा बनाते हैं। ख़ासकर इंटरव्यूज़ जो होते हैं जी। ये स्टार्स के। हाँ, और वो तो आपको मालूम ही है कि लंबे वक्त तक ऐसे ही मैगज़ीनों में इंटरव्यू छपते रहे जिनमें कोई सब्सटेंस नहीं था। मतलब ऐसे ऐसे नोटोरियस गपोड़ी जर्नलिस्ट हुए हैं और अभी भी हैं और एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में, जिन्होंने कभी भी ये फ़िक्र नहीं की कि वो एक एक सचमुच के आदमी को भी आपके सामने पेश किया जाए, जब तक कि उन्होंने ख़ुद अपनी, जैसे कि बलराज साहनी ने अपनी कहानी लिखते हुए वो बातें कहीं, या तबस्सुम की बातों में आपको देखने को मिलता है, फूल खिले गुलशन गुलशन के, बेशक छोटे छोटे 10-10 15-15 मिनट के इंटरव्यू। मुझे दुर्गा खूटे का इंटरव्यू बहुत अच्छा लगता है। पहली बार मतलब मैं दुर्गा खूटे कि सोचने की ये क्या दुनिया, परफॉर्म करते हुए तो आप उन्हें देखते हैं, और लेकिन माँ के अलावा भी कुछ जी, हैं। जी। तो ये कुछ कुछ अगर छोटे छोटे हिस्से छोड़ दें, और अभी तो बहुत काम होने लगा, अभी तो एक बहुत पूरा सीन ही बदल गया अगर देखेंगे। तो सिर्फ विलेन ही नहीं पढ़े लिखे हैं, बल्कि एक दौर के अ, जो कैमियो कैरेक्टर्स थे वो भी, बड़े फिल्म स्टार्स भी खासे पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। अब दिलीप कुमार साहब की ज़बान देखिए ना। हाँ, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि अगर कोई भी सीखने वाला हो तो वहाँ से बहुत कुछ सीख सकता है। उन दिलीप साहब की सिर्फ एक्टिंग पर्दे पर वो करते हैं, उससे अलग एज अ पर्सन वो क्या हैं, एज ए इंटेलेक्चुअल वो क्या हैं, किस ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो अपने थॉट्स और आर्टिकुलेट जिस करते हैं। ज़बान में जो वज़ादारी है और जो एहतियात है उनके यहाँ, द वे ही एक्सप्रेसेस इवन द हार्श इमोशंस और समथिंग दैट इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट, द वे ही एक्सप्रेसेस ज़बर इनक्रेडिबल, यस। इनक्रेडिबल है। वो अपने आप में इंस्टीट्यूशन बिल्कुल। थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्या हिंदुस्तान के बाहर के लोगों को, ख़ासकर पड़ोस से मुल्क से जो कलाकार हमारे यहाँ आए, उनके साथ आपका इंटरेक्शन हुआ? जी हुआ। अभी तो देखिए, आखिरी दौरे भारंगम में मदीहा गौहर जब आई थी, तो वो अजोका थिएटर ग्रुप की वो थी फाउंडर और एक्टर। तो मदीहा गौहर से मैंने किया। फिर एक एक विलेन जो आपको, अब्दुल रशीद ख़ान उनका नाम, वो एक फ़िल्म की इसके सेट पर थे, तो उनसे बातचीत हुई। फ़ारूक ढोंडी से मैंने इंटरव्यू किया है। तो हाँ, इस तरह के लोग भी हैं जो, मतलब अगर आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं तो। अब इंडो पाकिस्तान जो प्रोडक्शंस हैं वो सारे बाहर जाके बन रहे जी। हैं, ज़ाहिर है जो हालात हैं उसमें। अभी जमाइमा ख़ान की एक फ़िल्म आई है, उसमें शबाना आज़मी भी हैं और लोग भी हैं। पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान प्रोजेक्ट कह सकते हैं उसको। क्या ये कोई सेंस ऑफ लॉस है कि हमने ऐसी सियासत में हम एंटर कर गए जहाँ पर हम कलाकारों को बांट दिए हैं, कलाकारों के बीच में? क्योंकि जब आपने बताया कि आपने मदीहा जी का इंटरव्यू किया है, तो क्या, क्योंकि वो दे लुक फॉरवर्ड टू इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ख़ासकर बॉलीवुड की तरफ वो बहुत उम्मीदों से देखते रहे, और लग रहा था कि शायद अब आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। हाँ, ये तो है ही है। ये तो आप, एक लॉस तो अपेरेंटली ये है कि भाई खुद स्टेट उसके रास्ते में रोड़ा बन के खड़ा हुआ है। ये तो एक चीज़ है, यानी कि आपके ट्रैवलिंग परमिशंस नहीं होंगे, वीज़ा वगैरह नहीं बनेंगे, तो एक नेगेटिव माहौल खुद स्टेट के तरफ से है। और दूसरी तरफ एक जो हॉरिजॉन्टल डिवॉइड, ये जो ये अदराइजेशन का है, वो एक बहुत बड़ा दुश्मन है। मतलब वो दिन दूर नहीं है। आप तो यहाँ इस इलाके में रहती हैं, आप इस बात को नहीं समझ पाती होंगी उतना ज़्यादा, जो हम ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ ज़्यादा मुस्लिम आबादी नहीं है। वहाँ मेरी बीवी से हो सकता है कि कोई उसकी पड़ोस की बच्ची ये पूछे कि आंटी क्या आप पाकिस्तान से हो। उफ़। हॉरिजॉन्टली ये एक माहौल तो है ही। तो ऐसे में ये हमारी आपकी विशफुल थिंकिंग ही हो सकती है कि एक दौर तक जो हमको लग रहा था कि ये जो बंटवारे की रेखा है, उसको लोग मिलकर धुंधला कर देंगे। लोग आज भी चाहते हैं धुंधला करना, लेकिन फ़िलहाल जो
पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसमें अगर आप मेहंदी हसन या ग़ुलाम अली या जो भी नॉन पाकिस्तानी नाम हैं, सिवाय इसमें मैं कहूँगा कि नुसरत फ़तेह अली ख़ां को थोड़ी माफ़ी इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक रश्क कमर नाम का एक शराबियों के लिए जो चीज़ एक पेश की है, तो उसमें वो उनके मज़े आते रहते हैं, उनको मालूम भी नहीं कि वो क्या हो रहा होता है। लेकिन यही बात मैंने फ़रीद अयाज से भी पूछी थी कि ये भाई ये क्या करते हो आप, ये जो दमादम मस्त कलंदर बस खाली ढोल बजा बजा करके आप ये कर क्या रहे हो, मतलब आप म्यूज़िक में एक ख़ास तरह का शोर और ये करके आप उसको सूफ़ी वगैरह, तो उस पर काफ़ी लंबी बहस हुई थी। तो हम कह रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ इसके एस्थेटिक्स को अप्रिशिएट करने के बजाय इसका जो पूरा एक मार्केट है वो साथ साथ चल रहा है ये, और वो भी एक दुश्मन की तरह ही मैं इसको कहूँगा, ये भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मतलब आज आप मुझे याद है आज से 25-30 साल पहले जब म्यूज़िक टुडे ने ये जो सीरीज़ निकाली गुलिस्तां या क्या नाम था उसका, मतलब गज़लों की, मतलब पाकिस्तानी कलाकारों की, उसमें फ़रीदा ख़ानम, उसमें ताहिरा सैयद, उसमें मेरा ख़्याल है नैयरा। नैयरा नूर तो नहीं थी उसमें, इकबाल बानो, 5 लोग थे, 5 लोगों की का एक सेट था और वो हॉट केक की तरह बिका। मतलब ये नहीं है कि उस वक्त नफ़रत की लकीरें कहीं धुंधली थीं, उसी वक्त जबकि ये नफ़रत का प्रोजेक्ट भी बहुत अपने उरूज पे था, उसी वक्त ये जो म्यूज़िक है वो बहुत, ऑडियो कैसेट्स और सीडीज़ की बात कर रहा हूँ, हॉट केक की तरह वो बिक रहा था। तो ये भी हुआ है, मतलब अगर देखें पहले, लेकिन अभी तो ये भी हमारे एक दोस्त बताते हैं कि वो किसी ऑफिस में गए, उनके हाथ में इस तरह से एक किताब थी जिसमें उर्दू में लिखा हुआ था, तो उस अफसर ने कहा कि इसको इधर कर दो, मतलब इसको पहले हटा दो यहाँ से। मतलब वो कुछ भी लिखा हो, मतलब ज़ाहिर है कि उर्दू इबारत में लिखा हुआ था, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जिसको परहेज़ फिर है। जी। तो अभी तो हम लोग जबकि उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई, पली बढ़ी, जी और जी सलमान खान के यहाँ गोली चली है और जी लगातार अदराइजेशन चल रहा है कि अगर आप, वो तो हिंदुस्तानी लोग हैं जी और पीढ़ियों से हिंदुस्तानी हैं और उनके साथ ये हो रहा है। बायकॉट कल्चर को उन्होंने देखा और फिर कैंसिल कल्चर कि इनको एलिमिनेट कर दिया जाए फिल्म सीन से। मुझे याद है फवाद ख़ान को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि उनको बीच में जाना पड़ गया था काम छोड़ करके, कि बहुत मसले बन गए थे। क्या किया जाए, दौर है, शायद गुज़र जाएगा, ऐसा ये मान के चलते हैं। आपने कहा कि कई बार बहस, आप किसी से आपकी बहस भी हो गई कि एक ख़ास तरह के सेंसिबिलिटीज़ को केटर करने के लिए म्यूज़िक बना। जी। ऐसी और भी बहसें कभी हुई हैं? कभी ऐसे फिल्मकारों से आपका रास्ता पड़ा जिनको हम लोग ये मानते हैं कि इन्होंने डिटीरियरेट किया है? हाँ हाँ, वो होता रहता है अगर बहुत होता है, बहुत होता है। अब नाम लेना, सिंगल आउट करना होगा, जब गुफ्तगू लेकिन में नाम लिया ही होगा, बहस की ही होगी, तो हाँ हाँ, वो क्या? तो हमारे देखने वाले जानते हैं। जैसे अ, आप सुभाष घई के साथ हुई बातचीत में, देख बात यह है कि मुझे प्लेजेंट्री सिर्फ पसंद नहीं है कि आपके बहुत ही अच्छा तो ठीक है, आप अच्छा ही आपने काम किया होगा, तभी तो हम और आप आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे भी तो कुछ बात होगी, इसके आगे वो भूल चूक और वो छोटे मोटे गड्ढे, ग्रे एरियाज़, वो भी तो बात करने के मुद्दे होंगे। इसलिए उन लोगों के साथ जिनमें मुझे लगता है कि वो चीज़ छूटी रह जा रही है, तो वो मैं उठाता हूँ। जैसे कि फ़रीद अयाज़ के बारे में ही कहूँ, फ़रीद अयाज़ का इंटरव्यू बहुत मामलों में एक बहुत बार बार देखे जाने वाली चीज़ है, लोग देखते भी और बताते हैं। जैसे कि वो एक जगह पर क्लासिकल म्यूजिशियंस को रिडिक्यूल करने लगे, तो अब मेरी ये जिम्मेदारी होती है कि जो क्लासिकल म्यूज़िक की प्रैक्टिस है हम लोगों के यहाँ, उसको मतलब आप उसमें पार्टी बनेंगे, पार्टी तो आप नहीं बनेंगे ना भाई। ये फ़रीद अयाज़ की राय हो सकती है कि वो
क्लासिकल म्यूजिशियंस, वोकलिस्ट ख़ास तौर पर गाते हुए कुछ अपना मुंह बनाते हैं और उनके मुंह उन टेढ़े बेढ़े हो जाते हैं वगैरह वगैरह, और वो राग के बारे में क्या कह रहे हैं। तो हम लोगों के यहाँ म्यूज़िक प्रैक्टिस की अपनी एक ट्रेडिशन है, एक और अदा एक है उसमें। एक ट्रेडिशन है, और बहुत रिच ट्रेडिशन है उसमें। अलग अलग घरानों और अलग अलग प्रैक्टिशनर्स के बारे में एक डंडे से आप सबको नहीं हाँक सकते। तो अगर आप हाँक रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कन्फ्रंट करूं, मतलब जितनी अपनी मेरी छोटी मोटी समझ है उस समझ के साथ ही, क्योंकि आखिरकार मैंने अपने लिसनर से, अपने व्यूअर से ये वादा किया है कि उसको मैं इस 1 डेढ़ 2 घंटे की में एक कुछ कुछ उसका टेक अवे होगा। उस जब ये चर्चा ख़त्म होगी तो वो 1 गुना आगे बढ़ चुका होगा, ये हमने वादा किया है उसको। तो वो वादा टूटे ना, या उसकी उसकी बेहुरमती ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए वो कन्फ्रंटेशंस होते हैं। आपने सही कहा। मैं सोच रही थी आप जैसा शाइस्ता शख्स कैसे करता होगा। मैं बस देखिए, शाइस्ता आप कह रही हैं या ये आपका बड़प्पन है, मैं बहुत जाहिल किस्म का इंसान हूँ, जी जी बगैर पढ़ा लिखा। जी जी तो जब जी जहाँ जैसा आता है मुंह में बोल देता हूँ। जी। जी। एक और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मगर ये जानना ही चाहती हूँ। आपको बहुत बड़े बड़े अजीम गीतकार भी मिले हैं। वो गीतकार जिन्होंने सरकाई लोग खटिया और मुझको राणा जी माफ़ करना गलती मारे से हो गई और चोली के पीछे, ये वाला जो जॉनर है, और रिंकिया के पापा, और फिर वो एक रिमोट से लहंगा उठाने वाला जो हमारे पॉलिटिशियंस कलाकार टर्न पॉलिटिशियंस हैं, ऐसे लोगों से हुई बात? उनसे कभी पूछ पाए आप कि ये क्या था? आपने पूरी जनरेशन को और पूरे जॉनर को आपने एक नया सिन्फ दिया जिसके लिए हमें सिर्फ शर्मिंदा होना है। इत्तेफाक से आप जो कह रही हैं, जो नाम आपने लिए, वो तो हो नहीं पाए। मतलब मेरी कोशिश सुभाष रहती घई है। से याद आया क्योंकि वो चोली के पीछे। हाँ हाँ, तो हाँ, खैर सुभाष घई से तो चूँकि वो हमारे पसंदीदा फिल्म मेकर के चेले हैं, तो ये तो पूछना बनता ही था कि भाई वही ऋत्विक घटक जिन्होंने आपको एक फिल्म मेकिंग की एक अलग दुनिया आपके सामने खोली, तो फिर बाद में आपने जो फिल्में बनाई, तो उस सिलसिले में ही केम टू बिकम अ हीरो, है ना? वो तो हीरो बनने आए थे, वो तो हाँ, हीरो नहीं चले तो फिर वो फिल्म मेकिंग में चले गए, ऐसा कुछ हुआ ना उनके ऐसा साथ? भी है। हाँ, एक्टिंग से उन्होंने तो हाँ हाँ किया था, हाँ बल्कि उनकी अभी मैं देख रहा था पिछले हफ्ते एक डिप्लोमा फिल्म में वो घटक ने ही डायरेक्ट की है, और उसमें वो मेन रोल कर रहे हैं। कर रहे हैं फाइनली। हाँ, नहीं मतलब छोटी सी फिल्म है वो तो, एफटीआई की एक डिप्लोमा प्रोजेक्ट जो होता है, जी जी उसमें घटक वहाँ थे। जी। तो उन्होंने एक कुछ ऐसा वॉर का कुछ सिनेरियो था कि बंकर में लोग घुस जाते हैं, वहाँ कुछ बम बना रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, उसमें ये मेन साइंटिस्ट का रोल कर रहे थे। हाँ एक जी। और फिर थोड़ा सा जी। कंट्रोवर्शियल है। जी। मुस्लिम किरदारों को लेकर के एक ख़ास तरह का मामला बन जाता है, या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा देशभक्त होगा या आतंकवादी होगा। आज के दौर में, उससे पहले तो वो खान चाचा होते थे, शोले का जो हंगल साहब का जो है। तो ये जो अभी का जो डिपिक्शन है अपनी माइनॉरिटीज़ का, तो ख़ासकर उसमें मुसलमान, में शाहरुख खान तक सुरमा लगा के आते हैं रईस में, और मुझे ताज्जुब होता है कि ये क्या था, ये क्यों ऐसे चल रहा है अभी तक। अगर वो मुझे कभी मिल जाए तो मेरा सवाल ही यही रहेगा कि मतलब रियल लाइफ में भी आप मुसलमान हैं और पर्दे पे तो आपको क्या हो जाता है, आप ये होने क्यों दे रहे हैं? और तब जब उन्होंने माय नेम इज़ खान जैसी फिल्म बनाई जो उस पूरे स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए है, और फिर रईस बना दी उसके बाद, जिसमें सुरमा लगा लिया उन्होंने। जी जी, तो ये बड़ा फ्रस्ट्रेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इतना लेज़ी और इतना अनइंटेलेक्चुअल ट्रीटमेंट टू योर ऑडियंस की ऑडियंस ये नहीं समझती कि रियल लाइफ का मुसलमान तावीज़ और सुरमा में नहीं है। सही कह रही हैं। इसीलिए अभी एक फिल्म बनाई, अब उस फिल्म का क्या नाम था? अरे अभी कोई ऋतिक रोशन की इमाम फिल्म आ दस्ता। रही है, उसमें पायलट मुसलमान हैं, वो भी बैड कैरेक्टर ही है, वो भी सुरमा, पायलट भी सुरमा लगाए है। अच्छा।
क्या करेंगे इसका? सुरमा जान नहीं छोड़ रहा हमारी। ठीक है, लगाने दीजिए, तो नेत्र ज्योति अच्छी होती हो। आप कुछ कह रहे थे कि अभी एक हाँ, नहीं, मैं कह रहा था, देखिए, एक झीनी झीनी बीनी चदरिया एक फिल्म मैंने देखी, जो ऐसे ही छोटे बजट की कुछ बच्चों ने बनाई, और एक इमाम दस्ता फिल्म देखी। दोनों की अप्रोच में बहुत फ़र्क मुझे समझ में आया। मतलब एक तो मुझे ये, जैसे ही आप एक मुस्लिम सेंट्रिक मुस्लिम इशू, तो एक ख़ास तरह का, क्योंकि देखिए अगर आप इसी सड़क पर चले जाइए, लोगों की टोपी लगाने का अंदाज़ और आपके आर्ट डायरेक्टर या कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जब आपको टोपी मढ़ते हैं, वो दुपल्ली, दोनों में डायरेक्टर का इंटेंशन झलकता है। मतलब कोई नहीं देख रहा हो, अगर आप तो देख रहे हैं, आपने आपके भी तो देखे हुए लोग हैं, वो क्या हमेशा एक ऐसी, वो उसको क्या कहते हैं, क्रोशिया से बुनी स्कल हुई कैप। स्कल कैप को इस तरह चिपका, भाई जिसको आपने दिया, हमेशा वो चिपकाई नहीं जाती है, इस तरह की चिपका कर आप उसको खींच के, आप उसका एस्थेटिक्स जो है वो एक लोडेड है, मैं कहता हूँ। इसमें लेजीनेस भी है कि अपनी क्रिएटिविटी से ये बताना कि ये किरदार क्या है, बजाय इसके उसको कैरिकेचर बना दो वो तो करते जल्दी से। हैं, इसीलिए इमाम दस्ता अगर आप देखेंगी तो वो एक बिल्कुल ये सारी चीज़ों से बाहर है, और बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस, उसमें कोई ये सुरमा उरमा नहीं लगा था। क्योंकि बहुत अब तो अबाउट टाइम है, हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं, इतनी तरह का काम हो रहा है, क्रिएटिविटी है, जामिया से निकल कर के बच्चे नौजवान फिल्म मेकिंग में गए हैं। तो अब तो हमें नॉर्मल किरदार मुसलमान के नाम पर जो आईटी का होगा बेचारा, और उसी तरह से दौड़ धूप कर रहा है अपने जॉब के लिए, जैसे उसका पड़ोसी या क्लासमेट हिंदू या सिख या ईसाई कर रहा है, ऐसे मुसलमान या तो तलाक दे रहा होगा, या वो आतंकवादी होगा, जी या इसी तरह के, या उसको समझाने की कोशिश हो रही होगी कि फैमिली प्लानिंग करो भाई। जी जी, तो यही सब चल रहा है। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि ये ऊंचे जगहों पर बैठे हुए फिल्मकार किस तरह के मुसलमान से मिल रहे हैं, वो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं नॉर्मल मुसलमान से। और फिर जब मैं कास्टिंग में देखती हूँ तो बड़े सारे टेक्निकल लोगों का नाम होता है जो अपने नाम से मुसलमान लगते हैं। तो अजीब ये कंट्राडिक्शन है उनके पूरे अप्रोच को लेकर के, और ये दर्ज होना चाहिए, और बहुत मैं इसका गिला रखती हूँ। जी तो एक तो ये है, महिला जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको आपने किया है, कवर किया है, जी, उनका जो मुझे ये कहना था कि फ़िल्मों में ख़ासकर अदाकारी में महिलाएं बहुत जल्दी रिटायर कर दी गई हैं, कर दी जाती हैं। आपको क्या लगता है इसमें, क्या उनके, जब उनसे आप बात करते हैं, हैव दे एक्सेप्टेड इट, या उनको ये गिला है कि हमारा पूरा पोटेंशियल सामने नहीं आया? देखिए अगर मैं देखूं तो ऐसा कोई गिला तो सामने आया नहीं, नहीं आया। नहीं आया, क्योंकि शायद वो गिला होगा भी नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिन का नाम हम लोग अगर नहीं भी ले रहे हैं तो भी अगर देखें तो वो ज़माना दूसरा था, जिसमें देखिए ज़ीनत अमान आज भी हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं दिखाई देती कि उनको काम मिले, जैसा कि आप अमिताभ बच्चन के साथ देखती हैं कि वो कॉन्टिन्यूस एक्टिव रहते हैं, तो मान भी लेते हैं, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं इस चीज़ को कि फिर यही है कि पिछले दौरों में ये रिटायरमेंट एज थी, इसके बाद हमारे लिए रोल नहीं क्यूरेट किए जाएंगे, किए जाते हैं तो भी एक्सेप्शनली लोग, कुछ लोग तो देखिए कर ही रहे हैं, कुछ वहीदा रहमान ने भी उनकी तो किया वापसी है। हुई, नीतू सिंह, वहीदा जी रहमान, जी इनकी तो अच्छी वापसी हुई। जी। बाकी जो मझोले ब्रैकेट के लोग हैं, उनकी उनकी कुछ दूसरी परेशानियां हैं, तो वो चाहें भी तो अगर कोई फ्रस्ट्रेशन शिकायत लेके कुछ कर नहीं पाएंगी। जी। जी, सैयद मोहम्मद इरफान साहब जो गुफ्तगू वाले हैं, वो हमें कहाँ कहाँ दिखाई देंगे? कहाँ कहाँ दिखाई देंगे? अपने इसी काम के साथ में। देखिए मुझे तो ये काम बहुत पसंद है, ये करना, लेकिन अभी हम लोग क्योंकि इस काम को करने से समाज में
एक बंधुत्व, एक भाईचारा, एक मोहब्बत, एक विचार, एक रैशनैलिटी पैदा होती है। और ये दौर अभी इन्हीं सब चीज़ों का एक बड़ा दुश्मन है। तो जो भी ऐसा करता हुआ दिखाई देता है उसके ऊपर जाने अनजाने तलवार लटकती है, गाज गिरती है। इसलिए मानकर चलिए कि ये हम लोगों का अपना एक बहुत ज़ाती स्ट्रगल है। जितनी दूर तक हमारे एक साथी कहा करते थे कि मेरे हाथ में एक टीन की तलवार है, कुछ नहीं करूँगा तो मारूंगा तो नाक पे खरोंची तो आ जाएगी। मतलब मेरी तलवार उतनी बड़ी नहीं है कि मैं हमला करके अपनी सेल्फ डिफेंस कर लूँ, लेकिन मैं अपनी टीन की तलवार से ही मारूंगा। तो वो जो टीन की जंग लगी तलवार है वही लेके बजिद हूँ कि करूँगा। देखता हूँ कि कब तक ये दौर बना रहता बहुत मज़ा आया। है। बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, अभी हम छोड़ नहीं रहे आपको। जी बस लेकिन मेरा ये था कि कोई ऐसी बात जो आपको कहनी है, जो मैंने नहीं पूछी, या कोई ख़ास सवाल जो मुझे पूछ लेना चाहिए? हाँ, जो जहाँ से शुरू हुआ था, अगर आप देखिए हम लोगों ने जो बातचीत शुरू की थी उसमें ही ये बात छिपी हुई है कि ये जो लंबी बातें हैं, लंबी चर्चाएं, मैं तो हैरान होता हूँ ये सोचकर कि देखिए जिस ज़माने में फिल्में बन रही थीं, फिल्में बनाने के लिए आपके पास एक कैमरा चाहिए, और मतलब अगर ऑडियो विजुअल कोई चीज़ डॉक्यूमेंट करनी है, बेशक फिल्म एज ए मीडियम उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन अगर एक कैमरा जो आपका चेहरा देख सके, रिकॉर्ड कर सके चलता फिरता, और एक साउंड इक्विपमेंट जो आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर सके, सिर्फ इतनी ही तो चीज़ की ज़रूरत थी। फिर आखिर क्यों हमारे पास लंबी चर्चाएं, मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर बिमल रॉय के साथ एक लंबा इंटरव्यू हमारे पास क्यों नहीं है? कोई कोई इस बात का हमें जवाब दे कि गुरुदत्त के साथ क्यों नहीं है, वी शांताराम के साथ 3 घंटे की एक लंबी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है, जिससे हम ये जान सकें कि उनके जीवन की चिंताएं क्या थी, किन फिल्मों को बनाने के क्रम में उन्होंने क्या चुनौतियां, दो आंखें 12 हाथ बनाने के पीछे क्या इरादा था, हम उनसे जान सकें। फिल्म देखकर तो हम फिल्म के बारे में जान पाते हैं, और फिर उसके बाद गपास्टिक और वो शुरू होती हैं, मतलब जैसे उड़नझाइयाँ शुरू होती हैं कि तो बहनों भाइयों, हम आपको बताना चाहते हैं कि राजेश खन्ना और आशा पारेख इतने पक्के दोस्त थे कि जब वो एक सेट पर जाया करते थे फिल्मों की शूटिंग में, तो शूटिंग के दौरान वो सेट पर एक ही टूथब्रश लेके जाया करते थे। तो है ना कितनी अच्छी बॉन्डिंग बहनों भाइयों। ये जो गपास्टिक की एक दुनिया, मतलब फिल्म जर्नलिज्म और हमारे रेडियो जॉकी दोस्तों ने अपने मज़े के लिए कुछ कुछ एक बड़े स्टीरियोटिपिकल नैरेटिव्स गढ़ लिए। हम लोग मुगले आजम के बारे में क्या जानते हैं कि आसिफ ने कहा नौशाद से कि नौशाद साहब ने कहा कि वो गाएंगे बड़े गुलाम साहब, तो बोले कि लेकिन पैसा बहुत लेंगे। बोले कितना पैसा लेंगे? बोले कि 25,000 रुपये। तो के आसिफ ऐसे सिगरेट पीते थे और ऐसे उन्होंने किया, बोले हाँ डन। यही हम जानते हैं के आसिफ के बारे में, कि के आसिफ ने नौशाद साहब से कहा कि ओके डन। ये कोई ये कोई डॉक्यूमेंटेशन है? ये कोई किसी आदमी के किरदार को समझने में हमारी अजीत, राजकुमार, राजकुमार मेरे सबसे प्रिय अभिनेता मैं कहूँगा। सिर्फ एक 15 मिनट का गलती से दूरदर्शन का किया हुआ एक इंटरव्यू मौजूद है, लेकिन हम इफ्तिखार के बारे में जानना चाहते हैं, हम मुकरी के बारे में जानना चाहते हैं, हम मनमोहन कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं, हम गीता दत्त के बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर हम ये सिर्फ फिल्मों की बात कर लें, क्यों हम सालिम अली के बारे में क्यों नहीं जानना चाहते, जो पक्षी विज्ञानी थे? हम उनके बारे में भी हम विक्रम साराभाई के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो आप देखिएगा कि पिछली पूरी सदी, उसका एक बड़ा हिस्सा ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको इक्विप कर रहा था। आपके पास और चीज़ें हैं, मसलन ये कि फिल्म डिवीज़न बन चुका था, और कुछ चीज़ें नॉन ग्लैमरस होती हैं, शायद इसलिए छोड़ दी जाती हैं। शायद इसलिए छोड़ दी जाती हैं कि हम उसमें
हमारा वो विजन ही नहीं है कि हम अपनी हिस्ट्री और लीगेसी से कुछ आगे सीख सकते हैं। अधिनायकवाद से ग्रसित समाज है, हीरो हीरोइंस के बियॉन्ड जो पूरा प्रोसेस है, शायद वो जो मेक बिलीव हीरो हीरोइन का जो किरदार है उसके बियॉन्ड नहीं देख पा रहा है। देखिए, अधिनायकवाद तो चलिए अभी हम लोग इस टर्म को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या देख पा रहे हैं उसके खतरे, लेकिन एज अ सोसाइटी हम अपनी लीगेसी को लेकर बहुत कंसर्न। जो आपने आखिर में ये जो सवाल पूछा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं इस बात को कह के ये कहना चाहता हूँ कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी धरोहरों को लेकर बहुत लापरवाह हैं। और ये सिर्फ स्मृतियों की धरोहरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों की बात भी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि बीते कुछ महीनों में ही या बीते कुछ बरसों में, मतलब हिंदुस्तान जन्नत निशान, जो हमारे दोस्त महमूद फारूकी कहते हैं, हिंदुस्तान जन्नत निशान के सीने से ऐसे निशान जो उसकी हिस्टोरिसिटी को इस्टेब्लिश करते थे वो मिटाए जा रहे हैं। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, चाहे वो मस्जिदें हों, चाहे और भी दूसरी तरह के। हाँ, नाम तो अपनी जगह पर है भाई, नाम को तो चलिए कोई आकर दोबारा रीनेम कर देगा, लेकिन अगर आपने किसी स्ट्रक्चर को ज़मीन में मिला दिया या मिट्टी में मिला 500 दिया, साल पुरानी कोई कोई मस्जिद है, इमारत, कोई कोई लोग अपनी लीगेसी बिल्डिंग्स के लिए स्पेशल क्यूरेटोरियल फंड, बजट, मिशन रखते हैं कि कैसे। अभी बहुत दूर ना जाइए, अरब की सराय थी, अरब की सराय में ये लोग एनडीएमसी वाले कुछ चूना कर रहे थे, उस पर बड़ा बवाल मचा था कि मतलब नहीं, इसको कैसे रिस्टोर करना है। रेस्टोरेशन भी अपने आप में एक अलग चैलेंज है, एक डिसिप्लिन है, और उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर रेस्टोरेशन अप्रोच किया जाना चाहिए। दुनिया भर में अपनी धरोहरों को, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेमोरी नहीं, बल्कि आपकी ये जो फिज़िकल जो आर्टिफैक्ट्स और मॉन्यूमेंट्स और मेमोयर्स हैं, उन सब को लेकर भी हम एक क्रिमिनली इरफान पार्टनर इन साहब, क्राइम है। मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है कि मेमोरी, कलेक्टिव मेमोरी एक पॉलिटिकल एक्ट होता है। ये सियासत तय करती है कि किन यादों को संभाल के रखना है और किन यादों से पीछा छुड़ाना है। जिस पास्ट से हम नफ़रत करते हैं उसको मिटा ही देना चाहते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारी नफ़रत अपनी जगह है, लेकिन ये हिस्ट्री का हिस्सा है। तो म्यूज़ियम में क्या रखा जाएगा, क्या नहीं रखा जाएगा, ये सियासत तय करती है, और सियासत ही ग्लोरीफाई करती है कि किसकी तलवार म्यूज़ियम में रहेगी, चाहे वो हारा हुआ राजा हो या जो भी है। तो ये जो बात आप कह रहे हैं ये बहुत गहरी बात है। ये बात तो एक है जो आप कह रही हैं पॉलिटिकल साइंस के हवाले से। अब हम इसको थोड़ा पावर और स्टेट के नैरेटिव से बाहर निकालकर डे टू डे पार्लांस में भी बात करना चाहते हैं कि जब आप अपनी दादी के पुरानी किसी तिलदानी को संजो कर रखते हैं, उसकी भी अपनी एक पॉलिटिक्स होती है। मतलब आप इस भूलने के ख़िलाफ़ की एक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा आप बनते हैं जब आप किसी चीज़ को कंजर्व प्रिजर्व करते हैं। तो इसलिए जो आपने आखिर में जो बात पूछी है वो उसी के जवाब में कह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक नेशन बिल्डिंग का काम है। जब आप लोगों की मेमोरीज़ को बचाते हैं और अगली जनरेशन के लिए उसे डिसेमिनेट करते हैं या एक्सेसिबल बनाते हैं, तो आप एक बड़ी आबादी को एम्पावर कर रहे होते हैं। और उस स्टेट की ये जो डिज़ाइन है हेजिमनाइजिंग और मेमोरी की रीराइटिंग की, उसके ख़िलाफ़ एक बड़ी आबादी, एक जैसे पीपल्स रिपोजिटरी की तरह आप काम करते हैं। तो ये जो पीपल्स रिपोजिटरी के लिए सेंसिटाइजेशन उन लोगों का ज़रूरी है जिनके पास आज इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन उनके पास वो विज़न या वो क्रिएटिविटी की कोई कमी है। तो हमारे पास जो एक स्पेशलाइज लीगेसी कीपिंग का जो प्रोजेक्ट और उसकी टीम है, जो हम लोग बरसों से यही काम कर रहे हैं, ये एक बहुत जिम्मेदारी और स्पेशलाइजेशन का काम है। उसको कोई भी एक बाइट हंटिंग करने वाला टेलीविज़न जर्नलिस्ट नहीं कर सकता। उसको करेगा वही जो इसको उसमें एक अकीदत के साथ पेश आना पड़ेगा। जब आप किसी एक पुरानी चीज़ को देखते हैं तो आप, और पुरानी चीज़ में मैं सिर्फ उसको फिटिशाइज नहीं कर रहा हूँ कि उसे पुराना ही होना पड़ेगा। हर चीज़ के साथ एक वक्त जुड़ा हुआ है। एक बेशक 12 साल का, 10 साल, 8 साल का बच्चा भी होगा, उसके साथ 8 साल की तो वो जर्नी होगी ही, और 8 साल से पहले 200 साल की भी जर्नी होगी जो उसके जेनेटिक कोड में होकर आ रही है।
तो वो इस बात को एम्फसाइज कर रहा हूँ कि हम लोगों के यहाँ डॉक्यूमेंटेशन स्टेट के हवाले जब आप कर देते हैं कि हाँ अब ये नहीं, अब ये करेगा। मुझे हैरानी हुई, अमिता मलिक जो जब मरी उसके अगले हफ्ते उनकी पूरी लाइब्रेरी जो है दरियागंज की पटरी बाज़ार पर थी। तो ये बात अखबारों में भी ये खबर छपी। तो हम कह रहे हैं आज यही हालत है कि मतलब तमाम ऐसी चीज़ें जिनसे आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, जो आपको एक पावर देता है, अपनी तरह से आपको इक्विप करता है, उसको आप जैसे छोड़ते जाएंगे तो ये जो फॉल्स नैरेटिव हैं उसके ट्रैप में आप फंसते जाएंगे। ये मुझे ये फॉल्स नैरेटिव का काउंटर भी यही है। जी, ये मैं आपके इस शो के किंतु परंतु में के बिना कहना चाहता हूँ। बिना किसी किंतु परंतु के बिल्कुल इसमें पूरी सहमति है कि हम अपनी जो पूरी लीगेसी है उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, जबकि हम अभी हमारे पास इक्विपमेंट भी है, टेक्नोलॉजी भी है, मौका भी है और कर सकते हैं। और ये सारा काम सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, ये छोटे शहरों में भी, जैसे अब उत्तर प्रदेश में जौनपुर, कन्नौज, ये सारी जो इलाके हैं, बड़ी हिस्ट्री है यहाँ पर। और वो अब लग रहा है कि वो हिस्ट्री अब ज़मींदोज़ हो जाने वाली है, वो नहीं हो रही है। बहरहाल हमारा जो कथ्य और श्रव्य का जो ट्रेडिशन है, सुनने और कहने का जो ट्रेडिशन है, और सुन के ही हम याद रखने वाले लोग रहे हमेशा से, तो दादी नानियों की कहानियाँ एक ही बार में दिल में उतर जाती थी, आज तक याद हैं, उनको याद नहीं कराना पड़ता है। तो पूरा हमारा जो ट्रेडिशन है उसको आपने मजबूती दी है, आगे बढ़ाया है, और ये करते रहिए। बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।